चैप्टर 21 एच हुई मुई आंखें खोलो देखो मुझे। शिवाय ने ये देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी धक हुई। शिवाय शौर्य के पास जाना चाहता था लेकिन गया नहीं। उसने पलटकर एक नौकर को बिना वजह डांटते हुए कहा, अंडरस्कोप देखकर काम नहीं कर सकते, अगर लग जाती तो। वह नौकर हैरानी से शिवाय को देख रहा था क्योंकि उसने तो कुछ किया ही नहीं था, फिर वह बिना वजह डांट क्यों खा रहा है। शिवाय ने गुस्से में आगे कहा, अंडरस्कोप देखकर काम कर लोगे तो चोट कम लगेगी, लेकिन नहीं, पता नहीं अपने ही ख्यालों में रहते हैं और काम ढंग से करते नहीं। शौर्य ने अपनी उंगली पकड़ रखी थी और वह शिवाय की बातें सुन रहा था। शौर्य ने मन ही मन खुद से कहा, अंडरस्कोप साला नौटंकी। अब आगे देखते ही देखते रात हो गई। शौर्य ने अपना काम टाइम से खत्म कर लिया। इस बीच आर्या शौर्य के आसपास ही घूमती रही, कभी उसकी हेल्प करती, कभी उसे तंग करती, लेकिन वह शौर्य से एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं हुई। थोड़ी देर बाद शिवाय और राजवीर शौर्य के पास आकर खड़े हो गए। शौर्य पिछले 2 दिन से कंटिन्यू काम कर रहा था इसलिए बुरी तरह थक गया था, लेकिन जब शिवाय उसके सामने आता था तो उसके अंदर गुस्सा करने की एनर्जी अपने आप आ जाती थी। शिवाय ने आर्या को देखकर कहा, अंडरस्कोप पार्टी शुरू होने वाली है, तुम मेरे कमरे में चली जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। आर्या ने तो हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन शौर्य ने अपनी सुलगती हुई आंखों से शिवाय को देखा और बोला, अंडरस्कोप मेरी बहन कहीं नहीं जाएगी, वह यही मेरे साथ रहेगी, मुझे तुझ पर यकीन नहीं है। शिवाय ने एक स्माइल करके राजवीर को देखा और चला गया। राजवीर ने कहा, अंडरस्कोप शौर्य समझने की कोशिश करो, ओब्रॉय ब्रदर्स भी आएंगे और यहाँ सारे जेंट्स होंगे, शिवाय को उनके साथ कोई डील करनी है। ऐसे में तेरी बहन का इस पार्टी में रहना ठीक नहीं है, समझने की कोशिश कर और लिटिल गर्ल को मेंशन के अंदर जाने दे। शौर्य ने आर्या की फिक्र जताते हुए कहा, अंडरस्कोप मेरी बहन मेरे सामने रहेगी तो मुझे संतोष रहेगा, अगर उसे मेरे सामने कोई कुछ कहेगा तो मैं उसे बचा सकता हूँ, लेकिन अगर मेंशन के अंदर उसके साथ कुछ गलत हो गया तब क्या होगा? क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लेते हो? जब मैं मेंशन में आया था तब मैंने आरू को शिवाय के कमरे से निकलते हुए देखा था, मुझे तो ये भी नहीं पता कि शिवाय ने मेरी बहन के साथ कुछ किया है या नहीं। मैं अपनी बहन को खुद से दूर नहीं करूंगा, मुझे शिवाय पर यकीन नहीं। राजवीर ने कहा, अंडरस्कोप मानता हूं कि तेरी और शिवाय की दुश्मनी बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या तुझे शिवाय पर यकीन नहीं है? उसने तेरी बहन के साथ कुछ नहीं किया होगा, शिवाय लाख बुरा सही, लेकिन उसने कभी किसी लड़की के साथ गलत नहीं किया, अपनी लायरा के साथ भी नहीं। शौर्य कहीं ना कहीं राजवीर की बात से एग्री कर रहा था, क्योंकि शौर्य शिवाय को जानता था, वह लड़कियों के मामले में काफी शरीफ था। शौर्य को ये बात तो सच लग रही थी कि शिवाय ने आर्या के साथ कुछ नहीं किया होगा, शायद उसकी नज़र का धोखा है। राजवीर ने फिर कहा, अंडरस्कोप 2 बजे तक पार्टी खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं खुद लिटिल गर्ल को मेंशन के बाहर ले आऊंगा, समझने की कोशिश कर, हर टाइप का आदमी आएगा, पता नहीं किसकी नज़रें कैसी होगी, लिटिल गर्ल पार्टी में सेफ नहीं है, प्लीज उसे मेंशन के अंदर जाने दे। शौर्य को भी राजवीर की बात सही लग रही थी। शौर्य ने कहा, अंडरस्कोप राजवीर मैं तुम्हारे भरोसे अपनी बहन को मेंशन के अंदर भेज रहा हूँ, लेकिन याद रखना अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो मैं शिवाय और उसके बॉडीगार्ड को गाजर मूली की तरह काट दूंगा। राजवीर ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर ने आर्या को देखकर कहा, अंडरस्कोप लिटिल गर्ल शिवाय के कमरे में जाकर आराम करो और जब तक मैं न कहूँ बाहर मत आना। आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी और मेंशन के अंदर शिवाय के कमरे में चली गई। आर्या जब कमरे में आई तो शिवाय रेडी हो रहा था। आर्या चुपचाप गेट के पास ही कोने में खड़ी हो गई। शिवाय ने मिरर में आर्या को देखा। शिवाय रेडी तो हो रहा था, लेकिन उसकी नज़र आर्या पर ही टिकी हुई थी। आर्या ने शिवाय की डार्क ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी, जो उसके घुटने तक आ रही थी, सर पर रुमाल बांधा हुआ था। आर्या इस सिचुएशन में भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। शिवाय पिछले आधे घंटे से मिरर के सामने खड़ा होकर कुछ न कुछ कर रहा था। शिवाय रेडी तो बहुत देर का हो गया था, लेकिन आर्या को निहारने का बहाना ढूंढ रहा था। शिवाय के दिमाग ने कहा, अंडरस्कोप आधे घंटे पहले रेडी हो गया था तो अब जानबूझकर यहाँ खड़ा मत हो, चला जा। शिवाय के दिल ने कहा, अंडरस्कोप देख शिवाय वह इस सिचुएशन में भी कितनी प्यारी लग रही है, अगर गलती से तैयार होकर तेरे सामने आ गई तब तो तेरी बची कुची अटेंशन भी खा लेगी। दिमाग ने कहा, अंडरस्कोप शिवाय उसे कोई अटेंशन नहीं देता, तू ज्यादा बकवास मत कर, शिवाय बाहर पार्टी में सब वेट कर रहे हैं, चल। शिवाय ने एक नेवी ब्लू कलर का सूट पहना था, जिसमें वह बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था, लेकिन आर्या ने तो एक बार भी शिवाय को नजर उठाकर नहीं देखा, वह तो चुपचाप सहमी हुई सी कोने में खड़ी रही। शिवाय के दिल ने कहा, अंडरस्कोप
क्या सोच रहा है कि वह तुझे नजर उठाकर देखेगी? भूल जा शिवाय, जो लड़कियां तुझ पर मरती हैं यह उनमें से नहीं है, और यही रीजन है कि तुझे ये छुई मुई अच्छी लगती है। दिमाग ने कहा, शिवाय तो इस दिल की बातों में आकर बर्बाद हो जाएगा। ये शौर्य की बहन है, तेरे टाइप की नहीं है, चल पार्टी में। दिल ने कहा, लेकिन एक बार नजर उठाकर देख ली होगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। मैं कब से आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ, एक बार तो मुझे देख ही सकती है। दिमाग ने कहा, क्यों देखे, पिछले 3 दिन से तू इसे कंटिन्यू टॉर्चर कर रहा है। उसकी हालत देख क्या बना दी तूने। ऊपर से तू उम्मीद करता है कि वह तुझे देखे, उसे तो तुझ पर गुस्सा आता होगा क्योंकि तूने उसके भाई को परेशान कर रहा है। ऐसा ना हो कि उसके बराबर में जो फ्लावर पॉट रखा है उठाकर मार दे, इसलिए चुपचाप निकल ले, इससे पहले कि छुई मुई को गुस्सा आ जाए। शिवाय ने आंखें बंद की और दांत पीसते हुए कहा, अच्छा तुम दोनों चुप हो जाओ, जा रहा हूं मैं। शिवाय धीरे कदमों से चलकर छुई मुई के सामने खड़ा हो गया, इस उम्मीद में कि शायद छुई मुई उसे देखेगी। दिमाग ने अपने सिर पर हाथ मारकर कहा, यह नहीं मानेगा। दिल ने कहा, बात कर, शायद तुझे देख ले। शिवाय छुई मुई के थोड़ा और करीब चला गया, लेकिन आर्या तो बिना किसी भाव के चुपचाप आंखें झुकाए खड़ी थी। आर्या को तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था, वह बस शिवाय से डरती थी। शिवाय छुई मुई के इतना करीब चला गया कि उसकी गर्म सांसें छुई मुई की गर्दन पर पड़ने लगी, लेकिन छुई मुई ने अब तक शिवाय को नजर उठाकर नहीं देखा। शिवाय ने धीरे से आर्या के कान में कहा, छुई मुई मैं कैसा लग रहा हूँ? लेकिन आर्या ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। शिवाय ने अपने एक हाथ से छुई मुई के चेहरे को छुआ और थोड़ा सा ऊपर किया। आर्या ने कसकर आंखें बंद कर ली। शिवाय आर्या को इतने करीब से देख रहा था तो उसके दिल में प्यार का झुंझुना बज रहा था। शिवाय करीब 30 सेकंड का आर्या को ऐसे ही निहारता रहा। शिवाय ने फिर धीरे से बोला, छुई मुई आंखें खोलो, देखो मुझे, बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। लेकिन आर्या ने अब भी आंखें नहीं खोली। शिवाय धीरे धीरे आर्या के और ज्यादा करीब चला गया। शिवाय ने ना चाहते हुए भी आर्या की नाक पर हल्का सा किस कर दिया। शौर्य के होठ आर्या के होठों की तरफ झुक रहे थे, तभी शिवाय का फोन वाइब्रेट होने लगा। शिवाय के दिमाग ने कहा, अगर तेरी नौटंकी हो गई हो तो चले। शिवाय के दिल ने कहा, तू हमेशा शिवाय के रोमांस के बीच में आ जाता है। अगर एक किस कर ही लेता तो कौन सी आफत आ जाती, वह कौन सा अपने भाई को बता देती। दिमाग ने कहा, और अगर बता देती तो तुझे पता है ना, शौर्य अपने रुद्र रूप में आ जाता। अभी तो फिर भी उसने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है। शिवाय फोन लेकर बाहर आ गया और अपने दिल दिमाग को डांट कर बोला, तुम दोनों मुझे जीने मत देना। अपनी मन की करने की सोचता हूँ तो तुम दोनों मुझे अब मेरे मन की करने ही नहीं देते। आपस में लड़कर मर क्यों नहीं जाते? दोनों ने मेरा खून पी के रखा हुआ है। शिवाय अपने दिल दिमाग को डांट कर पार्टी में चला गया। पार्टी में शिवाय ने शौर्य को वेटर का काम दे रखा था। शौर्य भी दिल पर पत्थर रखकर वह काम कर रहा था। उसे लगा 2 दिन और उसके बाद वह शिवाय जैसी मुसीबत से छुटकारा पा लेगा, लेकिन शिवाय से बचना इतना आसान कहाँ था। पार्टी अच्छे से चल रही थी। ओबरॉय ब्रदर आ गए थे। शौर्य वेटर का काम कर रहा था। शौर्य के बाल शिवाय ने कटवा दिए थे। शौर्य ने कैप लगाई हुई थी जिससे उसका आधा चेहरा तो दिख ही नहीं रहा था, इसलिए किसी ने शौर्य राजपूत को नहीं पहचाना। शिवाय को अजय और अभय से जो डील फाइनल करनी थी वह कर चुका था। पार्टी ऑलमोस्ट खत्म होने को थी। बहुत सारे मेहमान जा चुके थे, अभय और अजय ही बचे थे। दूसरी तरफ आर्या शिवाय के कमरे में चुपचाप एक कोने में बैठी हुई स्केच बना रही थी। तभी ड्रैगन आर्या के पास आया और भौंकने लगा। आर्या ने स्केच वहीं छोड़ दिया और शिवाय के कमरे में इधर उधर भागने लगी। ड्रैगन भी आर्या के पीछे पीछे भागने लगा। आर्या और ड्रैगन ने भागते भागते शिवाय के कमरे का सत्यानाश कर दिया था। शिवाय का कमरा इस वक्त कबाड़ खाने जैसा लग रहा था। सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था। जितने भी शोपीस थे वो टूट चुके थे, लेकिन ड्रैगन ने आर्या का पीछा नहीं छोड़। फाइनली आर्या भागते भागते कमरे के बाहर आ गई और इधर उधर भागने लगी। गार्डन में अभय जहां बैठा था वहां से उसे आर्या दिखाई दी। आर्या को देखते ही अभय के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। अभय ने मन ही मन खुद से कहा, शिवाय दूसरों को तो दिखाता है कि कितना शरीफ है, लेकिन देखो उसकी शरीफी कैसे इधर उधर भाग रही है। चलो इस शिवाय की शरीफी को बाहों में जकड़ते हैं। वैसे भी लगता है कमसिन कली है, चलो इसे तोड़ देता हूँ। अभय अपनी जगह से उठकर मेंशन में चला गया और किसी ने नोटिस भी नहीं किया। आर्या अब भी ड्रैगन से भागती हुई इधर उधर घूम रही थी और अचानक से वह अभय से जा टकराए। अभय उसे बहुत ही लस्त भरी नजरों से देख रहा था।
आर्या जैसे ही अभय से दूर हुई, अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभय ने कहा, अंडस्को, तुम बस शिवाय को खुश करोगी, मुझे नहीं। अगर तुम मुझे खुश कर दोगी तो मैं शिवाय के साथ एक बड़ी डील साइन कर लूंगा, जिससे शिवाय को बहुत प्रॉफिट होगा। तुम्हारी वैल्यू शिवाय की नज़रों में और ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर वह तुम्हारी हर विश पूरी करेगा। आर्या तो ऐसे खड़ी थी जैसे उसे बात समझ में नहीं आ रही थी, बस बिना किसी इमोशन के अभय को देख रही थी। आर्या ने अपना हाथ अभय के हाथ से छुड़ाने की कोशिश की तो अभय ने कहा, अंडस्को, देखो, प्यार से मान जाओगी तो तुम्हारे लिए ही अच्छा है। मैं जोर जबरदस्ती पर उतर आया तो झेल नहीं पाओगी। तब तक ड्रैगन भी वहां आ गया और अभय पर भौंकने लगा बेचैनी। आर्या जैसे ही अभय से दूर हुई, अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभय ने कहा, अंडस्को, तुम बस शिवाय को खुश करोगी, मुझे नहीं। अगर तुम मुझे खुश कर दोगी तो मैं शिवाय के साथ एक बड़ी डील साइन कर लूंगा, जिससे शिवाय को बहुत प्रॉफिट होगा। तुम्हारी वैल्यू शिवाय की नज़रों में और ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर वह तुम्हारी हर विश पूरी करेगा। आर्या तो ऐसे खड़ी थी जैसे उसे बात समझ में नहीं आ रही थी, बस बिना किसी इमोशन के अभय को देख रही थी। आर्या ने अपना हाथ अभय के हाथ से छुड़ाने की कोशिश की तो अभय ने कहा, अंडस्को, देखो, प्यार से मान जाओगी तो तुम्हारे लिए ही अच्छा है। मैं जोर जबरदस्ती पर उतर आया तो झेल नहीं पाओगी। तब तक ड्रैगन भी वहां आ गया और अभय पर भौंकने लगा। अब आगे अभय ने ड्रैगन का भौंकना इग्नोर किया और आर्या को खींचते हुए कमरे की तरफ ले जाने लगा। आर्या अपनी पूरी जान लगाकर अभय से खुद को छुड़वाना चाहती थी, लेकिन छुड़वा नहीं पाई। अभय एक हट्टा कट्टा 6 फुट का लड़का था, जिसके सामने छुई मुई सच में छुई मुई सी थी। अभय जब कमरे के गेट तक आया तो आर्या ने कमरे का हैंडल कसकर पकड़ लिया, जिसकी वजह से वह अभय के साथ अंदर नहीं जा पाई, लेकिन अभय कंटिन्यू उसे बेरहमी से खींच रहा था। ड्रैगन भी लगातार अभय पर भौंक रहा था, लेकिन अभय ने ड्रैगन को एक लात मारकर साइड कर दिया। अभय को अब आर्या पर गुस्सा आने लगा। उसने आर्या की तरफ देखकर एक थप्पड़ जोर से मार दिया, जिससे आर्या का हाथ हैंडल पर ढीला हो गया। अभय आर्या को खींचता हुआ लाया और बेड पर पटक दिया। अभय बोला, अंडस्को, आराम से मान जाओगी तो तुम्हें ही फायदा होगा, वरना मैं तो तुम्हें दर्द देकर भी सब कुछ हासिल कर लूंगा। आर्या की आंखों में एक भी आंसू नहीं था, उसकी आंखों में सिर्फ डर था। अभय बेड की तरफ आ रहा था, आर्या पीछे की तरफ हट रही थी। तभी ड्रैगन ने अभय का पैर पकड़ लिया और आर्या को वहां से भागने का मौका मिल गया। आर्या जल्दी से उठकर बाहर भाग गई। आर्या बेसुध सी भागे जा रही थी। मैंशन बहुत बड़ा था। आर्या भागती भागती गार्डन में आ गई। गार्डन में उसका पैर एक बोतल से टकराया और वह जमीन पर गिर गई। जमीन से गिरने से पास रखी एक टेबल हिल गई, जिसमें कुछ वाइन की बोतल खुली पड़ी थी और वह सारी बोतल की वाइन आर्या पर गिर गई। आर्या पूरी तरीके से वाइन में भीग चुकी थी। शिवाय ने जब आर्या को गार्डन में देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह जल्दी से आर्या के पास आया और उसे बाजू से उठाकर बोला, अंडस्को, मना किया था ना गार्डन में मत आना, फिर क्यों आई? शौर्य गार्डन की दूसरी तरफ मेहमानों के ड्रिंक के ग्लास उठा रहा था, इसलिए उसने आर्या को देखा नहीं। लेकिन राजवीर ने देख लिया। राजवीर आर्या और शिवाय के पास आया। तभी उन्होंने पीछे से अभय को आते हुए देखा। अभय को देखकर शिवाय समझ गया कि अभय आर्या के साथ बदतमीजी कर रहा था और उससे बचने के लिए आर्या गार्डन में आ गई। अभय को देखकर शिवाय का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उसने झटके से आर्या की बाजू को छोड़ा तो आर्या जमीन पर जा गिरी। अभय के पीछे पीछे ड्रैगन भी भौंकता हुआ आ रहा था। ड्रैगन आकर शिवाय के सामने भौंकने लगा, जैसे अभय की शिकायत कर रहा हो। आर्या तब तक धीरे धीरे उठ गई थी और चुपचाप आंखें झुकाए खड़ी थी। अभय ने शिवाय को देखकर कहा, अंडस्को, इस लड़की को दे दे, बदले में मैं तुझे उज्जैन का प्रोजेक्ट दे दूंगा। तभी वहां अभय का भाई अजय भी आ गया। अजय ने एक नजर आर्या को देखा। अजय ने आर्या को देखकर हंसकर कहा, अंडस्को, तू इस बिना बाल वाली लड़की के लिए उज्जैन का प्रोजेक्ट दे रहा है? अभय एवल स्माइल के साथ बोला, अंडस्को, हाँ भाई, बस 2-3 घंटे में छोड़ दूंगा। बालों वाली के साथ तो बहुत बार किया है, एक बार बिना बाल वाली को भी तो ट्राई करूं। इतना कहकर दोनों भाई शैतानों की तरह हंसने लगे। शिवाय ने एक नजर आर्या को देखा तो उसके गाल पर थप्पड़ का निशान साफ नजर आ रहा था। शिवाय ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और आर्या के सर पर बांध दिया। शिवाय ने कहा, अंडस्को, तू जानता है कि मैं ऐसी कोई डील नहीं करता जिसमें मुझे तुझे किसी लड़की की स्मगलिंग करनी हो। रघुवंशी परिवार लड़कियों की इज्जत करता है और मैं ये परंपरा नहीं तोड़ सकता। अब तू जा सकता है। अजय ने हंसकर कहा, अंडस्को, अबे शिवाय कौन सी दुनिया में जी रहा है?
दुनिया बहुत आगे निकल गई। अगर अभय को ये लड़की पसंद है तो एक रात के लिए दे देना, वैसे भी इस लड़की को देखकर लग रहा है कि तेरी किसी नौकर की बेटी होगी। अजय की बात सुनकर राजवीर की भौहें भी तन गई थी, लेकिन वह शिवाय के सामने रिएक्ट नहीं करना चाहता था। अगर राजवीर मजबूर नहीं होता तो अब तक अजय की बत्ती सी तोड़ चुका होता। शिवाय ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और बोला, अंडरस्को, मैंने कहा ना, इस लड़की को नहीं दे सकता, अब तुम दोनों भाई जा सकते हो। अभय ने कहा, अंडरस्को, अब एक लड़की के लिए हमारे साथ फाइनेंशियल रिलेशन खराब कर रहा है। शिवाय और राजवीर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन यह बात सच थी कि शिवाय ओब्रॉयज के साथ फाइनेंशियल रिश्ते खराब नहीं करना चाहता था। शिवाय ने फिर कहा, अंडरस्को, ये लड़की मायने है, बेकार तुम दोनों किसी केस में फंस जाओगे, रहने दो, चले जाओ। अभय ने कहा, अंडरस्को, अच्छा मायने है तो तेरा दिल बहला सकती है, लेकिन मेरा नहीं। अरे दे दे, 2 घंटे की तो बात है, मैं कौन सा इससे शादी करके घर लेकर जाने वाला हूँ। अच्छा चल यार, तेरे लिए कंसेशन 1 घंटे के लिए ही दे दे। शिवाय समझ गया कि अजय और अभय नहीं मानेंगे। शिवाय का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। शिवाय ने गुस्से में आर्या की बाजू पकड़ी और उसे झंझार कर कहा, अंडरस्को, चुपचाप उस फाउंटेन के नीचे जाकर खड़ी हो जाओ। छुई मुई ने हाँ में गर्दन हिलाए और चुपचाप फाउंटेन के नीचे जाकर खड़ी हो गई। फाउंटेन का पानी आर्या पर गिरा तो उसका पूरा बदन भीग गया, उसकी शर्ट उसकी बॉडी से चिपक रही थी। इसीलिए आर्या फाउंटेन के नीचे पलट कर बैठ गई ताकि किसी को कुछ दिखाई ना दे। आर्या ने डर के मारे अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, ये लड़की तुमसे 20 कदम की दूरी पर है, अगर तुमने ये 20 कदम तय कर लिए तो लड़की तुम्हारी। शिवाय के मुंह से यह बात सुनकर राजवीर को गुस्सा भी आ रहा था और हैरानी भी हो रही थी। राजवीर को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि शिवाय ने अजय और अभय को वह लड़की ऑफर कर दी। राजवीर कुछ बोलता उससे पहले ही शिवाय ने उसे हाथ दिखाकर चुप करा दिया। शिवाय ने आवाज लगाई, शौर्य। शौर्य जो गार्डन की दूसरी तरफ काम कर रहा था, शिवाय की आवाज सुनकर वहां आ गया, लेकिन शौर्य ने कुछ कहा नहीं, वह शिवाय का ऑर्डर सुनने के लिए खड़ा हो गया। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, शौर्य, इन्हें छुई मुई चाहिए। वह रही छुई मुई। शौर्य ने हैरानी से पलट कर देखा तो आर्या फाउंटेन के नीचे पलट कर बैठी है और उसने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह छुपा हुआ है। शौर्य आर्या की बस पीठ देख रहा था। शौर्य कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही अजय ने अभय से कहा, अंडरस्को, अब देख कर रहा है, ले आओ उस लड़की को। अभय ने जैसे ही पहला कदम रखा, शौर्य ने एक पंच उसके मुंह पर मार दिया। अजय ने हैरानी से शौर्य को देखा और बोला, अंडरस्को, एक वेटर की इतनी हिम्मत कि मेरे भाई को हाथ लगाए। इतने में शौर्य ने अजय के मुंह पर भी एक पंच चढ़ दिया। शौर्य कराटे चैंपियन था। शौर्य ने अभय और अजय को बुरी तरह मारना शुरू किया, लेकिन गुस्से में एक भी शब्द उन दोनों को नहीं कहा। शौर्य अंदर ही अंदर हो इस बात से सुलग रहा था कि उन दोनों भाई ने उसकी बहन पर गंदी नजर डाली। अभय और अजय दोनों शौर्य से बुरी तरह पिट रहे थे। अजय और अभय के बॉडीगार्ड अभय और अजय को पीटता हुआ देख रहे थे। अभय ने अपने बॉडीगार्ड को देखकर कहा, अंडरस्को, देख क्या रहे हो, मारो इसे। बॉडीगार्ड हरकत में आए और शौर्य को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। शौर्य ने उन चारों बॉडीगार्ड को भी एक एक करके जमीन पर पटक दिया था। शिवाय तो पॉकेट में हाथ डालकर बस फाइटिंग देख रहा था। शौर्य ने अकेले ही अजय, अभय और उनके चारों बॉडीगार्ड को पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। शौर्य जैसे ही सबको मारकर आर्या के पास जाने लगा, अजय ने उसके पीछे बोतल से वार किया, लेकिन बोतल शौर्य के सिर पर लगती उससे पहले ही शिवाय ने पकड़ लिया। शिवाय ने अजय को एक पंच मार कर कहा, अंडरस्को, शेर अकेला लड़ रहा था और तुम कुत्ते झुंड में फिर भी बेईमानी पर उतर आए। शौर्य ने पलटकर शिवाय को देखा। शौर्य गुस्से में शिवाय को बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। शौर्य आर्या के पास गया। आर्या अब भी चुपचाप मुंह छुपाए बैठी थी। शौर्य ने आर्या को हाथ लगाकर कहा, अंडरस्को, बच जा, उठो। आर्या उठ गई। शौर्य ने आर्या के गाल की तरफ देखा, जिस पर थप्पड़ के निशान साफ नजर आ रहा था। शौर्य की एक आंख से आंसू गिर गया। शौर्य ने मन ही मन खुद से कहा, अंडरस्को, पता नहीं बच्चा, मैं तुझे कब तक बचा पाऊंगा। कभी कभी डर लगता है कि तुम्हारी माँ से किया हुआ वादा टूट ना जाए। शौर्य ने अगले ही पल मन को समझा लिया और बोला, अंडरस्को, बस 2 दिन और फिर हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। आर्या ने कसकर शौर्य को गले लगा लिया। आर्या ठट से कांप रही थी। शौर्य को उम्मीद भी नहीं थी कि शिवाय उसकी हेल्प करेगा। शौर्य ने अपनी शर्ट निकाली और उसी से आर्या के हाथ और पैर को पोंछने लगा। शौर्य की बॉडी शिवाय देख रहा था। शिवाय ने मन ही मन कहा,
अंडरस्कोर, इसने तो मुझसे ज्यादा अच्छी बॉडी बना ली। साला कमीना, मुझसे 1 घंटा जिम ज्यादा करता है। शिवाय ने राजवीर को देखकर कहा, अंडरस्कोर, इन लोगों को मेंशन से बाहर फेंको। शिवाय अपने कमरे में चला गया। राजवीर ने बॉडीगार्ड को इशारा किया। बॉडीगार्ड ने अभय, अजय और उसके बॉडीगार्ड को मेंशन से बाहर निकाल दिया। राजवीर ने आर्या को देखकर कहा, अंडरस्कोर, सर्वेंट क्वार्टर में कपड़े हैं, जाकर पहन लो। आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाए और सर्वेंट क्वार्टर में जाकर शिवाय का लोवर टी शर्ट पहनकर आ गई। पार्टी के सारे लोग जा चुके थे। आर्या और शौर्य गार्डन साफ कर रहे थे। शिवाय उन दोनों को अपने कमरे की बालकनी से देख रहा था। शिवाय की नज़र बार बार आर्या के गाल पर जा रही थी जहां उसने थप्पड़ का निशान देखा था। शिवाय के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। शिवाय आर्या को काम करते हुए देख रहा था तो उसे कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही थी। दूसरी तरफ दिव्यांश आज दृष्टि के पास नहीं गया। वो स्टडी रूम में ही लैपटॉप पर काम कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान काम पर नहीं था। उसके ख्यालों में रिया की जगह दृष्टि ने ले ली थी। दिव्यांश काम में ध्यान लगाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन हर बार नाकाम हो रहा था। उसका ध्यान बार बार दृष्टि के मासूम चेहरे पर जा रहा था। वह आंखें बंद करता तो भी उसे दृष्टि दिखाई देती और आंखें खोलता तब भी उसे दृष्टि दिखाई देती। दिव्यांश अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। दिव्यांश अपनी फीलिंग को रोक रहा था। दिव्यांश दृष्टि के पास जाना चाहता था, लेकिन जाना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ दृष्टि दिव्यांश का वेट कर रही थी। दृष्टि दिव्यांश का वेट क्यों कर रही थी, दृष्टि भी नहीं जानती थी। दृष्टि और दिव्यांश के बीच पिछले 2 दिन से कोई बात नहीं हुई। अंधी हो, दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ दिव्यांश आज दृष्टि के पास नहीं गया। वो स्टडी रूम में ही लैपटॉप पर काम कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान काम पर नहीं था। उसके ख्यालों में रिया की जगह दृष्टि ने ले ली थी। दिव्यांश काम में ध्यान लगाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन हर बार नाकाम हो रहा था। उसका ध्यान बार बार दृष्टि के मासूम चेहरे पर जा रहा था। वह आंखें बंद करता तो भी उसे दृष्टि दिखाई देती और आंखें खोलता तब भी उसे दृष्टि दिखाई देती। दिव्यांश अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। दिव्यांश अपनी फीलिंग को रोक रहा था। दिव्यांश दृष्टि के पास जाना चाहता था, लेकिन जाना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ दृष्टि दिव्यांश का वेट कर रही थी। दृष्टि दिव्यांश का वेट क्यों कर रही थी, दृष्टि भी नहीं जानती थी। दृष्टि और दिव्यांश के बीच पिछले 2 दिन से कोई बात नहीं हुई। अब आगे दृष्टि और दिव्यांश के बीच पहली मुलाकात में ही बातें हुई थी, या कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट हुई थी। उसके बाद दोनों के बीच बस खामोशी थी और फिजिकल रिलेशन। दृष्टि के मन में भी हजार फीलिंग उमड़ रही थी, जिसे दृष्टि दबाना चाहती थी। हो ना हो दृष्टि के दिल में दिव्यांश के लिए जगह बन गई थी, और दिव्यांश के दिल में तो दृष्टि के लिए घर ही बन गया था। लेकिन दिव्यांश अपनी फीलिंग को दबाना चाहता था। वह मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसे दृष्टि अच्छी लगने लगी। अभी तो दोनों ने सिर्फ 2 ही दिन बिताए थे और उन्हें एक दूसरे से लगाव हो गया था। दृष्टि को दिव्यांश के बारे में सोच सोच कर घुटन महसूस होने लगी। दृष्टि ने बबीता आंटी को आवाज लगाई, लेकिन शायद बबीता आंटी मेंशन में नहीं थी। दृष्टि अंदाजे से कमरे से बाहर चली गई और सीढ़ियों से होते हुए गार्डन में आ गई। दृष्टि ने फिर से बबीता आंटी को आवाज लगाई, लेकिन इस बार भी उसे आवाज के बदले कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी तरफ दिव्यांश भी आज स्टडी रूम में बेचैन घूम रहा था। वह आंखें बंद करता तो उसे दृष्टि दिखाई देती, फिर झटके से आंखें खोल देता। दिव्यांश को समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन दिव्यांश ने डिसाइड कर लिया था कि वह दृष्टि के पास नहीं जाएगा। दिव्यांश को धीरे धीरे महसूस हो रहा था कि उसने दृष्टि के साथ गलत किया है। दिव्यांश को गिल्ट हो रहा था, लेकिन उसकी कोई भी फीलिंग उसके ऊपर प्रॉपर हावी नहीं थी। वह अपनी फीलिंग को लेकर कंफ्यूज था। दूसरी तरफ दृष्टि गार्डन में धीरे धीरे घूमने लगी। दृष्टि की साड़ी का पल्लू हवाओं से उड़ रहा था। दृष्टि ने ध्यान नहीं दिया और वह दिव्यांश के ख्यालों में बहती हुई स्विमिंग पूल के पास पहुंच गई। दृष्टि दिव्यांश के ख्यालों में पुल के आसपास चक्कर लगाने लगी थी। उसने महसूस ही नहीं किया कि वह पुल के पास खड़ी है। अगले ही पल दृष्टि का पैर स्लिप हो गया और वह पूल में जा गिरी। दृष्टि पूल में जैसे ही गिरी उसने अपने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। दृष्टि चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह में पानी भर गया था, जिसकी वजह से वह चिल्ला भी नहीं पाई। दृष्टि कंटिन्यू अपने हाथ पैर मारे जा रही थी। मेंशन में कोई नौकर नहीं था। शायद बबीता आंटी भी आज मेंशन में नहीं थी। मेंशन में बहुत शांति थी, जिसकी वजह से दिव्यांश के कानों में पानी की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। दिव्यांश को समझते देर नहीं लगी कि शायद बाहर कोई प्रॉब्लम है, और अगले ही पल दिव्यांश के दिल ने कहा, अंडरस्को, कहीं दृष्टि को कुछ हो तो नहीं गया। दिव्यांश स्टडी रूम से भागता हुआ बाहर आया।
तो उसने पूल में दृष्टि को छटपटाते हुए देखा। दृष्टि को ऐसे देखकर दिव्यांश की तो सांसें ही रुक गई। दिव्यांश ने सेकंड भी नहीं लगाया और वह पूल में कूद गया। दिव्यांश ने दृष्टि को पानी से निकाल दिया। दृष्टि की साड़ी दृष्टि की बॉडी से चिपक गई थी और दृष्टि ठंड के मारे कांप रही थी। दिव्यांश को इस वक्त दृष्टि पर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो पहले ही दिव्यांश की पर्सनैलिटी गुस्से वाली थी, ऊपर से उसने दृष्टि को मुसीबत में देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। दिव्यांश दृष्टि को गोद में उठाकर मेंशन में आ गया और सोफे पर बैठाकर उसके हाथ पैर रब करने लगा, लेकिन दृष्टि की कंपन कम ही नहीं हो रही थी। दिव्यांश ने दृष्टि को डांटते हुए कहा, अंधस्को, अंधी हो, दिखाई नहीं देता, देखकर नहीं चल सकती, अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो अब तक स्वर्ग सिधार गई होती। जब स्विमिंग करनी नहीं आती तो पूल के पास क्या कर रही थी। दृष्टि बुरी तरह कांप रही थी, बोलने की हालत में तो वह बिल्कुल भी नहीं थी। दृष्टि दिव्यांश को बताना चाहती थी कि हाँ मैं अंधी तो हूँ, लेकिन बता नहीं पाई। कंपन की वजह से उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। दिव्यांश ने जब देखा कि दृष्टि की कंपन कम नहीं हो रही है तो उसने दृष्टि को गोद में उठाकर कमरे में आ गया। दिव्यांश ने दृष्टि को बेड पर बैठाया और उसे टॉवल से साफ करने लगा, लेकिन दृष्टि की कंपन कम ही नहीं हो रही थी। दिव्यांश ने कमरे का हीटर ऑन कर दिया। दिव्यांश की नज़र दृष्टि के कपकपाते होठों पर गई, जो दिव्यांश को सदूस करने के लिए काफी थी। उसने मन ही मन गुस्से में खुद से कहा, अंडस्को, क्या कर रहा है दिव्यांश? इस लड़की के पास आता है तो तुझे खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं होता? आज तक कितनी लड़कियों को देख चुका है, लेकिन इस लड़की में ऐसा क्या है कि इसके करीब जाने का मन करता है? दिव्यांश ने आज सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह दृष्टि के करीब नहीं जाएगा, लेकिन कुदरत ने सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट कर दी कि वह दृष्टि के करीब जाने से खुद को रोक नहीं पाया। दिव्यांश ने अपने जज्बातों को संभालते हुए कहा, अंडस्को, तुम अपने कपड़े चेंज कर लो। लेकिन दृष्टि इतना कांप रही थी कि उसने दिव्यांश को कोई जवाब ही नहीं दिया। अब तो दिव्यांश का सब्र भी कंट्रोल से बाहर हो गया। उसने न चाहते हुए भी अपने होंठ दृष्टि के होठों से जोड़ दिए, उससे बहुत प्यार से किस करने लगा। दृष्टि के बॉडी में हलचल सी होने लगी। दृष्टि ने अपनी बॉडी में गर्माहट महसूस की। दृष्टि का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था, जिसकी वजह से और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। धीरे धीरे दिव्यांश के हाथ दृष्टि के बदन पर चलन लगे। दिव्यांश ने अपने और दृष्टि के कपड़े उतार दिए। दोनों फिर से एक दूसरे में खो रहे थे। दृष्टि दिव्यांश को महसूस कर रही थी, दिव्यांश दृष्टि की खुशबू में खोता जा रहा था। दिव्यांश जब दृष्टि के करीब जाता था तो सब कुछ भूल जाता था। दिव्यांश को दृष्टि के पास एक अलग ही सुकून मिलता था, जो सुकून उसे पिछले 1 साल से नहीं मिला था। दृष्टि के पास वो रिया की यादों से दूर हो जाता था। चांदनी रात में वह दोनों एक दूसरे के हो गए थे। वो पल दोनों के लिए ही खास होता था। करीब 3 घंटे बाद दिव्यांश ने दृष्टि को अपनी बाहों में समाकर सो गया। शिवाय अब भी बालकनी में घूम रहा था। रात के 3 बज गए थे, लेकिन शिवाय की आंखों में नींद नहीं थी। आज जो कुछ भी पार्टी में हुआ उसके चलते शिवाय को बेचैनी हो रही थी। शिवाय ने गार्डन की तरफ देखा, जहां शौर्य पेड़ से टेक लगाकर बैठा बैठा सो गया था। आर्या उसकी थाई पर सिर रखकर सो रही थी। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, अंडस्को, शौर्य अपनी बहनों को बच्चों की तरह रखता है। पूरी रात बीत गई। शिवाय बालकनी में ही खड़ा रहा। वैसे भी शिवाय का कमरा बुरी तरह फैला हुआ था, इसीलिए भी शिवाय बालकनी में खड़ा था। शिवाय पूरी रात शौर्य और आर्या को ही देखता रहा। करीब 6 बजे शौर्य की आंख खुली तो उसने आर्या के सिर के नीचे अपनी टी-शर्ट लगाई ताकि वह उठ ना जाए और खुद पुशअप मारने लगा। शिवाय ने जब देखा कि शौर्य पुशअप मार रहा है तो वह भी गार्डन में आ गया। शौर्य तब तक 25 पुशअप मार चुका था। शिवाय के मन में भी ना जाने क्या आए और वह भी पुशअप मारने लगा। दोनों गुस्से में पुशअप मार रहे थे। दोनों को अभय और अजय पर गुस्सा आ रहा था। हालांकि शौर्य ने अजय, अभय को बहुत मारा था, फिर भी शौर्य का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। शिवाय को भी इस बात का बहुत गुस्सा था कि उसकी वजह से छुई मुई को तकलीफ हुई। दोनों ने करीब 100 पुशअप कर लिए थे, लेकिन दोनों ही उठने का नाम नहीं ले रहे। दोनों की बॉडी से पसीना टपकने लगा था। शिवाय पुशअप कर रहा था तो उसके दिमाग ने कहा, अंडस्को, शिवाय ये क्या नौटंकी है? क्यों पुशअप कर रहा है? क्यों बॉडी थका रहा है? दिल ने कहा, अंडस्को, क्योंकि इसे कल रात के लिए गिल्ट फील हो रहा है। इसे गुस्सा आ रहा है कि अजय ने छुई मुई के साथ बदतमीजी की और ये गुस्सा ऐसे ही निकाल रहा है। दिमाग ने कहा, अंडस्को, शिवाय तू फिर से नौटंकी करने लगा। अगर तू छुई मुई को पसंद करता है तो कल रात तूने उसे फाउंटेन के नीचे क्यों खड़ा किया? उसे ठंड लग जाती तो। दिल ने कहा, दिमाग, तेरे अंदर दिमाग तो है नहीं,
बस बोलता रहता है। छुई मुई बोनफायर के पास खड़ी थी, अगर हल्की सी भी आंच लगती तो जल जाती, इसीलिए शिवाय ने उसे फाउंटेन के नीचे खड़ा किया था। शिवाय को आज गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने अपने दिल और दिमाग की बात नहीं सुनी। शौर्य और शिवाय दोनों ने 150 पुशअप कर दी थी, लेकिन दोनों में से कोई भी अब तक उठा नहीं था। दोनों एक दूसरे को हराने पर तुले हुए थे। शौर्य ने मन ही मन कहा, अंडरस्को, आज तक तो मुझसे जीत नहीं पाया, तो अब कैसे जीतेगा। शिवाय ने भी मन ही मन खुद से कहा, अंडरस्को, जो अब तक नहीं हुआ वह अब होगा, आज तो मैं तुझे हरा कर ही रहूंगा। तभी ड्रैगन गार्डन में आ गया और वह आर्या को सोता हुआ देखकर भौंकने लगा। आर्या डर कर उठ गई। आर्या फिर से ड्रैगन से डरकर इधर उधर भागने लगी। बात यह थी कि ड्रैगन आर्या से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन आर्या तो हमेशा ड्रैगन को देखकर डर जाती थी। शौर्य ने आर्या को इधर उधर भागते हुए देखा तो उठ गया और शिवाय खुश हो गया। शिवाय के दिमाग ने कहा, अंडरस्को, ज्यादा खुश मत हो। उसकी बहन डर रही थी, इसलिए वह उठ गया और वैसे भी तेरे आने से पहले भी वह पुशअप कर रहा था। दिल ने कहा, जो भी हो, जीता तो शिवाय ही। 2 पुशअप एक्स्ट्रा करके शिवाय भी उठ गया। शिवाय ने टॉवल से अपनी बॉडी साफ करते हुए शौर्य से कहा, आज गार्डन की सफाई करने के बाद तू मेरे साथ ऑफिस चल रहा है। शौर्य ने कुछ नहीं कहा, वह बस आज का और कल का दिन गिन रहा था। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, गार्डन साफ कर ले, मैं कपड़े भिजवा देता हूँ, रेडी होकर मेरे साथ ऑफिस चल। आज छाबड़ा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की प्रेजेंटेशन है, जिसे तू देगा, और ध्यान रखिए अगर तूने प्रेजेंटेशन सही नहीं दी और मुझे वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। शौर्य ने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी का मतलब शिवाय समझता था कि वह तैयार है। शौर्य मेंशन में जाने लगा, फिर कुछ सोचकर वापस आकर आर्या को देखकर बोला, अंडरस्को, अब जाकर मेरा कमरा साफ कर दो, जिसका तुमने सत्यानाश कर दिया था। शौर्य ने कहा, मैं कर दूंगा। शिवाय बोला, अंडरस्को, तुम गार्डन साफ करोगे, फिर मेरा कमरा साफ करोगे, उसके बाद ऑफिस जाओगे। मुझे ऑफिस अभी जाना है, तो तुम गार्डन साफ करोगे, तुम्हारी ये बहन मेरा कमरा। शौर्य ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और आर्या की तरफ देखकर मेंशन में जाने का इशारा किया। आर्या शिवाय के पीछे पीछे मेंशन में चली। फोटो फ्रेम। शौर्य ने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी का मतलब शिवाय समझता था कि वह तैयार है। शौर्य मेंशन में जाने लगा, फिर कुछ सोचकर वापस आकर आर्या को देखकर बोला, अंडरस्को, अब जाकर मेरा कमरा साफ कर दो, जिसका तुमने सत्यानाश कर दिया था। शौर्य ने कहा, मैं कर दूंगा। शिवाय बोला, अंडरस्को, तुम गार्डन साफ करोगे, फिर मेरा कमरा साफ करोगे, उसके बाद ऑफिस जाओगे। मुझे ऑफिस अभी जाना है, तो तुम गार्डन साफ करोगे, तुम्हारी ये बहन मेरा कमरा। शौर्य ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और आर्या की तरफ देखकर मेंशन में जाने का इशारा किया। आर्या शिवाय के पीछे पीछे मेंशन में चली गई। अब आगे। वीरा और दीनू काका कब से डाइनिंग टेबल पर विराज का इंतजार कर रहे थे, लेकिन विराज अब तक नहीं आया। वीरा ने टेबल बजाते हुए कहा, अंडरस्को, काका, यह विराज सर हमेशा नाश्ता लेट करते हैं। काका ने कहा, अंडरस्को, अरे बिटिया, वह करते ही कहाँ हैं, मैं ही उन्हें जबरदस्ती खिला देता हूँ, उनका तो खाना खाने का मन ही नहीं करता। बिटिया, तुम्हें भूख लग रही है तो तुम नाश्ता कर लो। वीरा को भूख तो लग रही थी, फिर भी उसने काका को मना करते हुए कहा, अंडरस्को, नहीं काका, सर आ जाएंगे तभी खाऊंगी। नाश्ता करके फिर अपना काम भी तो करना है। काका ने नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाते हुए कहा, अंडरस्को, बिटिया, वैसे तुम काम क्या करोगी? तुम तो ना डॉक्टर हो ना नर्स हो, तुम हो क्या बिटिया? वीरा ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए खुद से कहा, अंडरस्को, पर मुझे काम क्या करना है ये तो मुझे पता ही नहीं। वीरा अपने ख्यालों से बाहर आए और बोली, अंडरस्को, मैं विराज सर केयरटेकर हूँ। काका ने नासमझी में कहा, अंडरस्को, बिटिया, केयर तो हम भी कर लेते हैं, तुम ये टेक कर लो, दोनों मिलकर आधा आधा काम करेंगे तो फिर विराज बेटा जल्दी चलने लगेंगे। हम उन्हें एक बार चलते हुए देखना चाहते हैं। ये सुनते ही वीरा जोर जोर से हंसने लगी। वीरा इतनी जोर जोर से हंस रही थी, इतना खिलखिलाकर हंस रही थी कि उसकी हंसी विराज के कानों में पड़ी, जो कमरे में खिड़की के पास बैठा था। वीरा की हंसी सुनकर विराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ना चाहते हुए भी विराज भी व्हीलचेयर लेकर डाइनिंग एरिया में आ गया। विराज ने वीरा को देखा तो उसे वीरा का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा अच्छा लगा। विराज उसके पास आकर बोला, अंडरस्को, क्या बात है, बहुत हंसी मजाक चल रहा है, मुझे भी बताओ। काका ने कहा, अंडरस्को, कुछ नहीं विराज बेटा, वीरा बिटिया ही इतनी देर से हंसे जा रही है। वीरा ने जब नोटिस किया कि विराज उसे कंटिन्यू देख रहा है तो वीरा ने अपनी हंसी कंट्रोल की और बोली, अंडरस्को, सर नाश्ता कर लीजिए, फिर आपको हॉस्पिटल भी जाना है।
विराज अगले ही पल गुस्सा हो गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा। इतना कहकर विराज ने अपनी व्हीलचेयर को मोड़ लिया और अपने कमरे में चला गया। वीरा और काका विराज को जाते हुए देख रहे थे, लेकिन दोनों के पास विराज को कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। विराज का गुस्सा देखकर वीरा डर गई। वीरा ने मन ही मन खुद से कहा, अंडस्को, कल तक तो ठीक थे, अचानक क्या हुआ? पल में तोला, पल में माशा। वीरा ने दीनू काका की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, दीनू काका, इन्हें क्या हुआ? ये हॉस्पिटल क्यों नहीं जाना चाहते? अगर हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तो इनका इलाज कैसे होगा? काका ने उदास मन से कहा, अंडस्को, क्या बताएं बिटिया, एक बार नहीं कई बार हॉस्पिटल गए, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। सब कहते हैं कि विराज बेटा के पैर कभी ठीक नहीं होंगे, इसीलिए विराज बेटा हॉस्पिटल जाना ही नहीं चाहते। वीरा ने काका की बात को नकारते हुए कहा, अंडस्को, ऐसा कुछ नहीं है काका, अगर विल पावर स्ट्रांग हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है। विराज सर चाहते ही नहीं है कि उनके पैर ठीक हो, एक बार उनके अंदर चलने की इच्छा जाग गई तो वह चल भी लेंगे। आप देखना मैं इन्हें कैसे हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। दिव्यांश मेंशन। दिव्यांश ने जब सुबह आंखें खोली तो उसके सामने दृष्टि का मासूम सा चेहरा था। दिव्यांश की नजर दृष्टि पर ठहर गई। दिव्यांश को कल रात की बातें एक पल में याद आ गई और दिव्यांश खुद को ब्लेम करने लगा। दिव्यांश ने मन ही मन खुद से कहा, अंडस्को, तू क्या कर रहा है दिव्यांश? इस लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है तू? क्यों बार बार इस लड़की के पास आ जाता है? तूने तो डिसाइड कर लिया था ना कि तू इस लड़की से दूर रहेगा। तू फिर भी इस लड़की के पास आ गया। तू चाहता क्या है? या तो तू लड़की से दूर हो जा या हमेशा के लिए इस लड़की को अपना ले। तूने इस घर की परंपरा तोड़ दी। इस घर में कोई भी किसी लड़की की बेइज्जती नहीं करता और तू तो उसे अपने बिस्तर तक ले आया। जब चाचू को ये सब पता चलेगा तो सोच वह तुझ पर कितना गुस्सा करेंगे। इस लड़की से शादी कर ले, वैसे भी ये लड़की तेरे दिल में घर बना चुकी है। अगले ही पल दिव्यांश ने गुस्से में कहा, अंडस्को, मैं इस लड़की को नहीं अपनाऊंगा। ये शौर्य की बहन है, उस शौर्य की जिसकी वजह से मेरी रिया दूर हो गई, जिसकी वजह से मैं अपने माँ बाप को खो चुका हूँ, जिसकी वजह से विराज अपाहिज हो गया, जिसकी वजह से चाचा चाची इस दुनिया में नहीं रहे। विराज गुस्से से उठा और अपने कपड़े लेकर वहां से चला गया। दृष्टि अब भी गहरी नींद में सो रही थी। विराज दूसरे कमरे के वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा हो गया। शावर का ठंडा ठंडा पानी दिव्यांश की बॉडी पर गिर रहा था, लेकिन दिव्यांश की बेचैनी कम नहीं हो रही थी। दिव्यांश का मन लगातार दिव्यांश को कोस रहा था, उससे लड़ रहा था। दिव्यांश की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दिव्यांश को गिल्ट होने लगा कि वह दृष्टि के करीब क्यों गया। उसने गुस्से में दृष्टि की जिंदगी खराब कर दी और बेचैनी मोल ले ली। करीब 1 घंटे बाद दिव्यांश तैयार होकर बिना नाश्ता किए ऑफिस चला गया। दृष्टि की जब आंखें खुली तो कल रात की बात सोचकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने बबीता आंटी को आवाज लगाई और अगले ही पल बबीता आंटी दृष्टि के कमरे में आ गई। कल रात जो कुछ हुआ उसने बबीता आंटी को बता दिया। बबीता आंटी यह सब सुनकर बहुत खुश थी। बबीता आंटी तो दिव्यांश और दृष्टि की शादी के सपने भी देखने लगी थी। कहीं ना कहीं दृष्टि भी दिव्यांश की करीबी से खुश होती थी। शिवाय मेंशन। शिवाय अपने कमरे में चेयर पर बैठा था और आर्या शिवाय का कमरा साफ कर रही थी। शिवाय का ध्यान लैपटॉप में कम और आर्या पर ज्यादा था। शिवाय को खुद नहीं पता था कि वह आर्या को इतना क्यों निहार रहा है। शिवाय के दिमाग ने कहा, अंडस्को, शौर्य को क्यों लेकर जा रहा है? इसे ही ऑफिस ले जा, सामने बैठा लियो, दिन भर ताड़ता रहियो, काम धाम तो तुझे है नहीं। मुझे तो समझ नहीं आता इस लड़की में ऐसा है क्या कि तेरी आंखें इसी लड़की पर टिक जाती हैं। इससे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां तूने कॉलेज में देखी है, लेकिन उन पर तो तेरी नजरें एक सेकंड के लिए भी नहीं टिकी। शिवाय के दिल ने कहा, अंडस्को, अगर थोड़ी बहुत देर देख लेगा तो क्या हो जाएगा, वैसे भी 2 दिन बाद तो यह चली ही जाएगी। शिवाय जी भरकर देख ले, इसे बसा ले अपनी आंखों में ताकि बाद में तुझे इसे देखने का मन ना करे। शिवाय कितनी मासूम है ना, नजरें उठाकर भी नहीं दिखती। कहीं तुझे इसने नजरें उठाकर देख लिया तो मुझे चुरा कर ना ले जाए। वैसे मैं भी तेरे पास नहीं उसी के पास रहना चाहता हूँ। करीब 3 घंटे तक आर्या शिवाय का कमरा ही साफ करती रही और शिवाय अपने काम करता हुआ आर्या को भी देख रहा था। सारा कमरा साफ करने के बाद आर्या के हाथ में एक फोटो फ्रेम लगा जिसमें एक औरत थी और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। शायद वह शिवाय की बचपन की फोटो थी। आर्या उस फ्रेम को देखती रही, बहुत देर तक देखती रही। आर्या ने अपनी शर्ट की बाजू से उसे साफ किया। आर्या उसे ऐसे देख रही थी जैसे उस फ्रेम को देखकर उसे कितना सुकून मिल रहा था, या शायद आर्या को उस फ्रेम को देखकर कुछ याद आ रहा था। शिवाय ने आर्या को देखा तो आर्या की पीठ शिवाय की तरफ थी।
शिवाय ने नोटिस किया कि आर्या बहुत देर से एक जगह खड़ी हुई है। शिवाय अपनी चेयर से उठाकर आर्या के पास गया। आर्या उस फोटो फ्रेम को बड़े प्यार से देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी कोई इमोशन नहीं था। शिवाय की नज़र जब फोटो फ्रेम पर पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। शिवाय जितनी जल्दी मुस्कुराता था उतनी जल्दी ही उसे गुस्सा आ जाता था। शिवाय ने आर्या से फोटो फ्रेम छीनने की कोशिश की तो आर्या ने फोटो फ्रेम कसकर पकड़ लिया। शिवाय ने गुस्से में कहा, अंडस्को छोड़ो इसे, लेकिन आर्या ने फोटो फ्रेम नहीं छोड़ा और ना में गर्दन हिला दी। शिवाय ने गुस्से में कहा, अंडस्को तुम्हें सुनाई कम देता है, छोड़ो इसे, लेकिन आर्या ने फोटो फ्रेम अब भी नहीं छोड़ा। शिवाय का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। शिवाय ने फिर कहा, अंडस्को छुई मुई यह मेरी माँ है, छोड़ो इसे जिसे तुम्हारे भाई शौर्य ने एक्सीडेंट में मार दिया, छोड़ो इसे। लेकिन आर्या ने फिर भी फोटो फ्रेम नहीं छोड़ा। शिवाय को गुस्सा आ गया और उसने झटके से फोटो फ्रेम खींच लिया, जिसकी वजह से आर्या के हाथों पर स्क्रैच पड़ गया और खून आने लगा। आर्या ने शिवाय को देखा तो शिवाय उसे अब भी सुलगती हुई आंखों से देख रहा था। आर्या शिवाय की आंखों से डर गई। उसने अपने दोनों हाथों से शिवाय के सीने पर रखकर धक्का दे दिया और वहां से भाग गई। शिवाय ने अपनी वाइट शर्ट देखी तो उस पर हल्का सा खून लगा हुआ था, जिससे शिवाय समझ गया कि आर्या के हाथ में फोटो फ्रेम से चोट लग गई है। शिवाय ने फिर बालकनी में जाकर देखा, क्योंकि वह जानता था कि छुई मुई भागकर गार्डन में ही जाएगी। शिवाय ने बालकनी में जाकर देखा तो आर्या भागते हुए आई और उसने राजवीर को शौर्य समझकर पीछे से गले लगा लिया। पुश्तैनी हवेली। रघुवंशी फैमिली की एक पुश्तैनी हवेली भी थी, जहां कोई जाना पसंद नहीं करता था क्योंकि वह एक गांव के अंदर थी, लेकिन हर्षवर्धन जो कि घर का सबसे बड़ा था, उसे हर चीज का ध्यान रखना पड़ता था। हर्षवर्धन रघुवंशी ही पुश्तैनी हवेली में महीने टू महीने में चक्कर लगाता रहता था। हर्षवर्धन रघुवंशी, उम्र 30 साल, हाइट 6 फुट 1 इंच, चेहरे पर समझदारी दूर से ही दिखती थी। रंग गेहुआ, हैंडसम शिवाय, दिव्यांश, विराज जितना ही था। रिश्ते में इनका चाचू लगता था, लेकिन तीनों भतीजे हर्षवर्धन को चाचू कम बड़ा भाई ज्यादा मानते थे। तीनों भाई हर्षवर्धन से जितना डरते थे उससे ज्यादा प्यार करते थे। अगर हर्षवर्धन ने कोई डिसीजन ले लिया तो तीनों को मानना पड़ता था, चाहे उनकी मर्जी हो या नहीं। सबसे प्यार से बात करना हर्षवर्धन रघुवंशी की खूबी थी। गुस्सा कम ही आता था, लेकिन जब आता था तब सामने वाले को आंखों से ही जलाकर मार देता था। मुसीबत आने से पहले ही हर्षवर्धन भाग जाता था। जिस रात वह एक्सीडेंट हुआ उसे रात हर्षवर्धन और दिव्यांश इंडिया में थे ही नहीं। हर्षवर्धन ने ही जैसे तैसे अपने तीनों भतीजे और अपनी एक भतीजी को संभाला था। हर्षवर्धन ने उस वक्त बहुत समझदारी से काम लिया था, खुद को भी संभाला और पूरे परिवार को भी। हर्षवर्धन पुश्तैनी हवेली के स्टडी रूम में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी उसके पास एक 3 साल की छोटी सी लड़की आकर बोली, डैडी पीहू को निन्नी आई है। हर्षवर्धन ने मुस्कुराकर पीहू को गोद में उठा लिया और बोला, अंडस्को तो ठीक है, मेरी पीहू डैडी की गोदी में सो जाएगी। शिवाय की तो सुलग गई होगी। जिस रात वह एक्सीडेंट हुआ उसे रात हर्षवर्धन और दिव्यांश इंडिया में थे ही नहीं। हर्षवर्धन ने ही जैसे तैसे अपने तीनों भतीजे और अपनी एक भतीजी को संभाला था। हर्षवर्धन ने उस वक्त बहुत समझदारी से काम लिया था, खुद को भी संभाला और पूरे परिवार को भी। हर्षवर्धन पुश्तैनी हवेली के स्टडी रूम में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी उसके पास एक 3 साल की छोटी सी लड़की आकर बोली, डैडी पीहू को निन्नी आई है। हर्षवर्धन ने मुस्कुराकर पीहू को गोद में उठा लिया और बोला, अंडस्को तो ठीक है, मेरी पीहू डैडी की गोदी में सो जाएगी। अब आगे। हर्षवर्धन ने पीहू को गोद में लिया, उसे थपकियां देना शुरू कर दिया। करीब 10 मिनट बाद पीहू हर्षवर्धन की गोद में सो गई। हर्षवर्धन ने पीहू को स्टडी रूम में रखे एक बेड पर लेटाया, लेकिन तभी पीहू बेचैन हो गई। हर्षवर्धन ने सिर पर हाथ मार लिया और वो खुद से ही बोला, अंडस्को पता नहीं ये लड़की कब बेड पर सोना सीखेगी, मैं इसे पूरी रात गोद में लेकर सोता हूँ। हर्षवर्धन ने अगले ही पल पीहू को फिर से गोद में उठा लिया और पीहू सो गई। हर्षवर्धन ने पीहू को गोद में लिए चेयर पर बैठ गया, फिर अपना काम करना शुरू कर दिया। तभी पुश्तैनी हवेली के एक वफादार नौकर स्टडी रूम में हर्षवर्धन के लिए कॉफी लेकर आया। उस बूढ़े आदमी ने कहा, अंडस्को हर्षवर्धन बेटा कब तक माँ और पिता दोनों बने रहोगे, शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी कर लोगे तो पीहू को माँ मिल जाएगी और इतनी मेहनत करने से बच जाओगे। अब पीहू पूरी रात तुम्हें परेशान करेगी। हर्षवर्धन ने हंसकर कहा, अंडस्को काका मेरी पीहू कभी मुझे परेशान नहीं करती, मैं इसे गोद में लेकर भी काम कर सकता हूँ। रही बात शादी करने की, वह तो मैं एक बार करके ही पछता रहा हूँ,
नैना से शादी करके इतना परेशान हो गया था कि अब दोबारा शादी का ख्याल मन में आता ही नहीं। काका ने कहा, लेकिन बेटा पीहू को तो माँ चाहिए। हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्को पीहू के लिए मैं हूं ना, पीहू को कभी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन बेटा तुम्हारा काम भी तो जरूरी है, पीहू हमेशा तुम्हारे काम के वक्त तुम्हें परेशान करती है। हर्षवर्धन ने पीहू के माथे को चूमकर कहा, अंडरस्को काका कितने दिन परेशान करेगी, 3-4 साल और करेगी, उसके बाद मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी। काका ने कहा, अंडरस्को पिछले 3 साल से यही सुन रहा हूँ, इसकी माँ तो जन्म देकर ही तुम्हें छोड़कर चली गई, पिछले 3 साल से तुम ही इसे संभाल रहे हो। मैं जानता हूँ तुम शादी नहीं करोगे, फिर भी ना जाने क्यों तुम्हें समझाने आ जाता हूँ। हर्षवर्धन ने हंसकर कहा, अंडरस्को काका बस कीजिए, बुढ़ापा आ गया है मुझे, भला अब मैं शादी करूंगा। अब तो मेरे शिवाय दिव्यांश विराज शादी करेंगे। हर्षवर्धन की बात सुनकर काका भी हंसने लगे। काका ने कहा, अंडरस्को अभी तो तुम कहीं से भी बूढ़े नहीं लगते, अभी तो शिवाय विराज और दिव्यांश के भाई लगते हो, वह भी 1 साल छोटे। बेटा किसी के सामने कहना मत कि तुम बूढ़े हो गए, वरना कोई कहेगा कि हर्षवर्धन रघुवंशी पागल हो गया है। काका की बात सुनकर हर्षवर्धन और काका दोनों ही हंसने लगे। थोड़ी देर बाद काका चले गए और हर्षवर्धन अपने काम में लग गया। शिवाय मेंशन। किसी के अचानक से गले लगने से राजवीर को हैरानी हुई। राजवीर पलटकर देखा तो आर्या थी। राजवीर ने कहा, अंडरस्को क्या हुआ है लिटिल गर्ल। आर्या ने राजवीर की आवाज सुनी तो अपना चेहरा उठाकर देखा तो राजवीर था। आर्या ने राजवीर को भी दोनों हाथों से धक्का दिया और शौर्य को ढूंढने लगी। गार्डन के दूसरे कोने पर शौर्य स्विमिंग पूल की सफाई कर रहा था। आर्या भागती हुई आई और शौर्य को गले लिया। शौर्य ने घबराते हुए पूछा, अंडरस्को क्या हुआ आरू? बच्चा क्या हुआ है? मुझे देखो किसी ने कुछ कहा। आर्या ने ना में गर्दन हिला दी। शौर्य ने आर्या के हाथ देखे जिस पर खून लगा हुआ था। शौर्य समझ गया कि शायद कमरे की सफाई करते हुए आरू को चोट लग गई। शौर्य ने थोड़ा सा पानी लिया और आर्या का हाथ साफ कर दिया। तभी वहां राजवीर भी आ गया। राजवीर ने फिक्र करते हुए पूछा, अंडरस्को क्या हुआ है इसे? शौर्य ने गुस्से में कहा, अंडरस्को तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, मेरे और मेरी बहन के बीच में आने की सोचना भी मत। इसे क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। राजवीर ने शौर्य की बातों का बुरा नहीं माना क्योंकि वह शौर्य की हालत समझता था। राजवीर ने फिर अपने नर्म लहजे में पूछा, अंडरस्को प्लीज शौर्य बताओ तो लिटिल गर्ल को क्या हुआ है? शौर्य ने थोड़ा गुस्से में कहा, अंडरस्को कुछ नहीं हुआ, बीमार है, अपने दिल की बात किसी को बता नहीं पाती। राजवीर को इस वक्त आर्या पर बहुत प्यार आ रहा था। उसका मन था कि वह उससे बात करे, उसके दिल की बात पूछे, लेकिन वह किस हक से पूछता। इसलिए राजवीर ने वहां से जाना ही ठीक समझा, लेकिन उसे यह बात चुभ गई कि लिटिल गर्ल की तबीयत ठीक नहीं है। राजवीर ने मन ही मन खुद से कहा, अंडरस्को इतनी प्यारी बच्ची है, कितनी मासूम सी, पता नहीं कौन सी बीमारी से गुजर रही है। शिवाय ये सब बालकनी से देख रहा था। शिवाय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जब आर्या ने गलती से राजवीर को गले लगा लिया था। पता नहीं क्यों शिवाय को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील हुई। शिवाय के दिमाग ने कहा, अंडरस्को वह तेरी कुछ नहीं लगती तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2 दिन बाद वह चली जाएगी, अपने दिल से उसे निकाल दे। वैसे भी तेरे टाइप की नहीं है। तू क्या ऐसी लड़की से अट्रैक्ट हो गया जो ना कभी बोलती है, ना उसके चेहरे पर कभी भाव होते हैं, ना रोती है, रॉबर्ट की तरह बस काम करती रहती है। दूसरी तरफ विराज भी गार्डन में बैठा था। वीरा विराज को पीछे से देख रही थी और उसके दिल की हालत समझ भी रही थी। विराज कंटिन्यू पंछियों को देख रहा था जो आसमान में पंख फैलाए उड़ रहे थे। वीरा का दिमाग में कुछ आइडिया आया और वह किचन में चली गई। वीरा ने अपने पैर पर अजीब सा निशान बना लिया और अपनी जीन्स थोड़ी सी ऊपर कर ली ताकि विराज उस निशान को देख ले। काका ने पूछा, अंडरस्को ये क्या कर रही हो बिटिया? वीरा ने कहा, अंडरस्को काका पहले ये बताइए यह निशान देखकर कैसा लग रहा है? काका ने कहा, अंडरस्को ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुरानी चोट है लेकिन ठीक नहीं हुई। वीरा ने कहा, अंडरस्को परफेक्ट काका, अब आप देखना मैं विराज को हॉस्पिटल कैसे लेकर जाती हूँ। वीरा ने एक खाली कप लेकर बोली, अंडरस्को काका जल्दी से कॉफी डाल दीजिए। काका ने हैरानी से वीरा को देखा और बोला, अंडरस्को बिटिया कॉफी बनाने में टाइम लगता है, पानी थोड़ी है कि तुमने कहा और मैंने डाल दिया। अरे काका गर्म पानी ही डाल दीजिए, मुझे कौन सा कॉफी पीनी है, बस एक्टिंग करनी है कॉफी पीने की। वीरा के कहे मुताबिक काका ने खाली कप में थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया। वीरा कप लेकर गार्डन में आ गई।
वीरा जानबूझकर विराज के पास ऐसे खड़ी थी जैसे विराज की नज़र उसके पैर पर पड़ जाए। वीरा गर्म पानी पीने लगी और ऐसा शो करने लगी जैसे वह कॉफ़ी पी रही है। ऐसा हुआ भी, विराज की नज़र वीरा के प्यार पर पड़ी तो उसने हैरानी से पूछा, अंडस्को, ये तुम्हारे पैर में क्या हुआ है? वीरा ने कहा, अंडस्को, बचपन में चोट लग गई थी, लेकिन कोई था ही नहीं मुझे हॉस्पिटल ले जाने वाला, इसलिए निशान रह गया, जैसे तैसे खुद ही पट्टी कर ली थी। विराज ने कहा, अंडस्को, दिमाग खराब है, तुमने खुद ही पट्टी कर ली, तुमने अपने पापा से क्यों नहीं कहा कि तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाए? वीरा ने मुस्कुरा कर कहा, अंडस्को, पापा को तो पीने से फुर्सत ही नहीं थी, माँ को मुझे टॉर्चर करने से फुर्सत नहीं थी, तो मुझे कौन लेकर जाता? मैं हॉस्पिटल जाना चाहती थी लेकिन लेकर कोई नहीं गया। आप जाना नहीं चाहते, लेकिन सब आपके पीछे पड़े हैं, कितनी अजीब बात है ना? विराज ने मुस्कुरा कर कहा, अंडस्को, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी ऐसी बातों में आकर हॉस्पिटल चला जाऊंगा? लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है? वीरा ने कंधे उचकाते हुए कहा, वह कहते हैं ना मिस्टर विराज रघुवंशी, न तो है ही, ट्राई करके देख लो, क्या पता हाँ हो जाए। विराज को वीरा की बातें अच्छी लगती थी, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड विराज को काफी पसंद था। विराज समझता था कि वीरा ने बचपन से लेकर अब तक सिर्फ दुख देखे हैं, फिर भी उसके चेहरे की स्माइल टूटती नहीं। विराज ने कहा, अंडस्को, चलो तुम्हारी तसल्ली के लिए चलता हूँ, लेकिन आज ही जाऊंगा, उसके बाद कभी नहीं। वीरा विराज के जवाब से खुश होकर बोली, अंडस्को, हाँ हाँ हाँ, बस आज चलिए, मैं आज ही डॉक्टर से सारी बातें कर लूंगी, उनसे पूछ लूंगी कि आपके पैर में क्या क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद वह जैसे जैसे कहेंगे मैं आपका घर पर ही ट्रीटमेंट कर दूंगी। विराज ने कहा, अंडस्को, तुम्हें लगता है कि यह सब इतना आसान है? वीरा पंजों के बल विराज के पास बैठ गई और उसके पैरों पर हाथ लगाकर बोली, अंडस्को, इतना मुश्किल भी नहीं है विराज सर, एक बार मुझे भी मौका दे दीजिए, अगर मैंने आपको आपके पैरों पर खड़ा नहीं कर दिया तो जिंदगी में कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। विराज ने पूछा, अंडस्को, वीरा तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें ये सब करने से क्या फायदा होगा? वीरा ने कहा, अंडस्को, सच बताऊं, मैं बार में वेटर का जॉब नहीं करना चाहती, लेकिन अगर आप अपनी मेरी वजह से अपने पैरों पर चले गए तो शिवाय सर मेरी हर जरूरत पूरी करेंगे, फिर मैं पढ़ाई पूरी कर सकती हूँ, अपने भाई को पढ़ा सकती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ, एक अच्छी जिंदगी जी सकती हूँ। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, इसीलिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी आपको आपके पैरों पर खड़े करने के लिए। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी। आप मुझ पर गुस्सा करोगे मैं सह लूंगी, आप मुझ पर हंसोगे मैं वह भी सह लूंगी, पर जब तक आपको आपके पैरों पर खड़ा नहीं कर दूंगी पीछे नहीं हटूंगा। और मेरा दिल कहता है कि जब हम किसी काम को मन लगाकर करने लगते हैं तो भगवान भी हमारा साथ देता है। अगले ही पल वीरा ने अपने दोनों हाथ फैलाए और मुस्कुराकर कहा, अंडस्को, वह कहते हैं ना विराज सर कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। वीरा को ऐसे देखकर विराज के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और विराज ने हंसते हुए कहा, अंडस्को, अच्छा अच्छा, अपनी नौटंकी बंद करो, चलो हॉस्पिटल चलते हैं, दे देता हूँ तुम्हें एक मौका। दीनू काका वीरा और विराज को देख रहा था। दीनू काका ने मन ही मन कहा, अंडस्को, इस बिटिया में कुछ तो है कि विराज बेटा ना चाहते हुए भी इस लड़की की बात मान लेते हैं। आज तक कोई भी विराज को हॉस्पिटल ले जाने के लिए नहीं मना पाया और इसने 10 मिनट में ही विराज को मना लिया। रघुवंशी इंडस्ट्रीज। शिवाय आज शौर्य को अपने साथ ऑफिस लेकर आया था क्योंकि शिवाय को शौर्य से एक प्रेजेंटेशन दिलवानी थी। शिवाय जानता था कि अगर वह प्रेजेंटेशन शौर्य देगा तो कॉन्ट्रैक्ट उसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। शिवाय और शौर्य दोनों एटीट्यूड के साथ ऑफिस में एंट्री कर रहे थे। शौर्य आज बहुत स्मार्ट लग रहा था। शौर्य ने ब्लैक कलर का सूट पहना था और सिर पर कैप लगा रखी थी। ऑफिस की सारी फीमेल स्टाफ शौर्य को ही देख रही थी। शिवाय ने ये बात नोटिस की तो उसे कहीं ना कहीं जलन महसूस हुई। शौर्य ने एक फीमेल स्टाफ को स्माइल पास की और मन ही मन खुद से कहा, अंडस्को, शिवाय की तो सुलग गई, तूने कुल्हाड़ी सर पर मार ली। शिवाय आज शौर्य को अपने साथ ऑफिस लेकर आया था क्योंकि शिवाय को शौर्य से एक प्रेजेंटेशन दिलवानी थी। शिवाय जानता था कि अगर वह प्रेजेंटेशन शौर्य देगा तो कॉन्ट्रैक्ट उसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। शिवाय और शौर्य दोनों एटीट्यूड के साथ ऑफिस में एंट्री कर रहे थे। शौर्य आज बहुत स्मार्ट लग रहा था। शौर्य ने ब्लैक कलर का सूट पहना था और सिर पर कैप लगा रखी थी। ऑफिस की सारी फीमेल स्टाफ शौर्य को ही देख रही थी। शिवाय ने ये बात नोटिस की तो उसे कहीं ना कहीं जलन महसूस हुई। शौर्य ने एक फीमेल स्टाफ को स्माइल पास की और मन ही मन खुद से कहा, अंडस्को, शिवाय की तो सुलग गई होगी। अब आगे। शिवाय अंदर ही अंदर जल तो रहा था, फिर भी उसने खुद को समझाते हुए कहा,
अंडरस्को शौर्य को लग रहा होगा कि मेरी सुलग गई, लेकिन सुलगी नहीं है। शिवाय कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा हुआ था। शिवाय ने शौर्य को देखकर फिर कहा, अंडरस्को गंजे, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भी हालत में चाहिए और यह कॉन्ट्रैक्ट दिलाना तेरे हाथ में है। अगर तू मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिला देता है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ तुझे और तेरी बहन को छोड़ दूंगा, वरना तू जानता है अगर मैं अपने पर आ गया तो क्या करूंगा। क्या करेगा? दूसरे की मजबूरी का फायदा ही तो उठाता है तू। मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर ही तो मुझे यहाँ लेकर आया है, वरना तू अच्छे से जानता है मैं तेरी हेल्प कभी नहीं करता। और रही बात तुझे कॉन्ट्रैक्ट दिलाने की, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वह कॉन्ट्रैक्ट तुझे मिल जाए, ताकि तेरे गंदी इरादों से मैं अपनी बहन को दूर ले जा सकूं। शौर्य ने शिवाय को जवाब देते हुए कहा। शिवाय ने कहा, अंडरस्को तेरा लेक्चर सुनने के लिए तुझे यहाँ लेकर नहीं आया, प्रेजेंटेशन की तैयारी कर ले। धीरे धीरे कॉन्फ्रेंस रूम में कंपनी के इन्वेस्टर आ गए थे। उनमें से एक लेडीज जिसकी उम्र करीब 30-32 साल होगी, वह भी आई थी। उस लेडीज का नाम डेजी था। डेजी जब से कॉन्फ्रेंस रूम में आई थी तब से लगातार शौर्य को ही घूर रही थी। शिवाय ने जब नोटिस किया कि डेजी शौर्य को घूर रही है तो उसकी माथे पर शिकन आ गई। उसके ऑपोजिट शौर्य शिवाय को जलाने के लिए डेजी को देखकर मुस्कुरा रहा था। शिवाय ने शौर्य को देखा तो मन ही मन खुद से कहा, अंडरस्को मुस्कुरा ले बेटा, तू जानता नहीं है ये औरत कैसी है। ऐसा फंसेगा तू कि याद रखेगा, लोग पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, तूने कुल्हाड़ी सर पर मार ली। करीब आधे घंटे बाद प्रेजेंटेशन शुरू हो गई। शौर्य ने अपना 100% लगाकर प्रेजेंटेशन देने लगा। शौर्य फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना प्रेजेंटेशन दे रहा था। सामने बैठे हुए क्लाइंट शौर्य से काफी इम्प्रेस थे। शिवाय का ध्यान प्रेजेंटेशन में नहीं था। शिवाय शौर्य के कॉन्फिडेंस को देखकर खुश भी था और कहीं ना कहीं उसे शौर्य से जलन भी हो रही थी। शिवाय के दिल ने कहा, अंडरस्को क्या कर रहा है शिवाय, एक तो वह तेरा ही काम आसान कर रहा है, ऊपर से तू उससे जल रहा है। क्यों जल रहा है? माफ कर दे इसे, हो सकता है इसने एक्सीडेंट जानबूझकर ना किया हो, अनजाने से हुआ हो, वरना तू खुद सोच, शौर्य तेरी माँ को अपनी माँ समझता था तो वह उन लोगों का एक्सीडेंट क्यों करता? भला इसे क्या फायदा था उन लोगों का एक्सीडेंट करके? शिवाय के दिमाग ने कहा, अंडरस्को शौर्य माफ करने लायक नहीं है। माना इसने जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं किया, लेकिन ये सबको हॉस्पिटल लेकर तो जा सकता था, लेकिन यह उस दिन वहां से भाग गया। इसकी लापरवाही की वजह से तेरा घर बिखर गया। शिवाय तू इसे माफ नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। शिवाय का दिल और दिमाग फिर से लड़ने लगे। शिवाय अपने ही ख्यालों में था तभी कॉन्फ्रेंस रूम में तालियों की आवाज गूंजने लगी। सब शौर्य की तारीफ कर रहे थे। शिवाय का ध्यान टूटा और उसने क्लाइंट की तरफ देखा। शिवाय के क्लाइंट ने शिवाय से हाथ मिलाकर कहा, अंडरस्को हमें आपका प्रेजेंटेशन काफी पसंद आया। शौर्य काफी अच्छा एम्प्लॉय है, अगर शौर्य इस प्रोजेक्ट में काम करेगा तो हम ये प्रोजेक्ट आपको ही देंगे। शिवाय ने मुस्कुराकर क्लाइंट को बाय कहा। क्लाइंट वहां से चले गए, लेकिन शौर्य को गुस्सा आ गया। शौर्य ने कहा, अंडरस्को मेरा काम था तुझे प्रोजेक्ट दिलवाना, मैं तेरी बात मान चुका हूँ, लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट पर मैं काम नहीं करूंगा। शिवाय ने कहा, अंडरस्को मत करियो, चिल्ला क्यों रहा है, मुझे बस प्रोजेक्ट चाहिए था, वह मुझे मिल गया। तुझसे ज्यादा टैलेंटेड एम्प्लॉय है मेरी कंपनी में, तो मुझे तेरी जरूरत नहीं है। अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस मत दे कि शिवाय रघुवंशी तुझसे मदद मांगेगा। शौर्य ने हैरानी से शिवाय को देखा और बोला, अंडरस्को अभी मैंने तेरी हेल्प की और तू 2 सेकंड में भूल गया। शिवाय ने शौर्य की बात इग्नोर करते हुए कहा, अंडरस्को घर चल, रात हो गई है। शिवाय और शौर्य दोनों घर आ गए। शौर्य ने सबसे पहले आर्या को ढूंढा। आर्या पेड़ के नीचे बैठकर ड्रैगन के साथ खेल रही थी। शौर्य के हाथ में जो फाइल थी उसने शिवाय को थमाए और आर्या के पास जाकर बैठ गया। शिवाय ने एक नज़र आर्या को देखा और अपने कमरे में चला गया। शौर्य ने आज ऑफिस में जो कुछ हुआ आर्या को बताया और आर्या भी शौर्य की बात ध्यान से सुन रही थी। करीब 1 घंटा बात करने के बाद शौर्य की आंखों में पानी आ गया। उसने अपने दोनों हाथों से आर्या का चेहरा पकड़ा और बोला, अंडरस्को पता नहीं मेरा बच्चा कब मुस्कुराएगा। दूसरी तरफ दिव्यांश एक बार में पैंथर के साथ बैठा हुआ था। दिव्यांश ने आज ड्रिंक नहीं की थी। आज वह डिसाइड कर चुका था कि दृष्टि के पास नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए उसने ड्रिंक नहीं की। वह जानता था उसने ड्रिंक कर ली तो दृष्टि के पास जरूर जाएगा। पैंथर ने ड्रिंक का एक सिप लेकर कहा, अंडरस्को सर कोई प्रॉब्लम है, आज आप ड्रिंक नहीं कर रहे? दिव्यांश ने कहा, अंडरस्को तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं रोज पीता हूँ। पैंथर बोला, अंडरस्को नहीं सर, मतलब यहाँ आते हैं तो पी ही लेते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ।
दिव्यांश अपने दिल की हालत पैंथर को बताना चाहता था लेकिन बता नहीं पाया। दिव्यांश खुद ही क्लियर नहीं था तो पैंथर को क्या बताता। पैंथर और दिव्यांश आपस में बिजनेस की कुछ बातें करने लगे। पैंथर दिव्यांश का बॉडीगार्ड के साथ साथ मैनेजर भी था। ज्यादातर दोनों साथ में ही रहते थे। दिव्यांश को पैंथर के साथ अच्छा लगता था। दोनों बातें कर रहे थे और एक खूबसूरत सी लड़की दिव्यांश को निहार रही थी। उसकी नज़र दिव्यांश पर ऐसी थी जैसे वह आंखों से ही दिव्यांश को खा जाएगी। वह लड़की दिव्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन कर रही थी। उस लड़की की नज़र दिव्यांश का माथा, फिर उसकी नाक, फिर उसके बाल, फिर उसका गला और धीरे धीरे उसकी नज़र बॉडी से होती हुई नीचे चली गई। उस लड़की का गला दिव्यांश को देखकर सूख रहा था। जब उस लड़की से रहा नहीं गया तो वह दिव्यांश के पास जाने लगी। तभी बार के मैनेजर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अंडस्को, जानती भी हो कौन है? दिव्यांश रघुवंशी। लड़कियां हाथ लगाना तो दूर पास भी नहीं फटकने देता। उस लड़की ने डेविड स्माइल के साथ कहा, अंडस्को, पर मुझे आज चाहिए। मैं इसके बिना रह नहीं पाऊंगी। मुझे नींद नहीं आएगी। मेरी बॉडी को इसकी नीड है। मैनेजर ने अपना सिर पर हाथ मारकर कहा, अंडस्को, मार देगा तुम्हें। तुम्हारी फैमिली को लाश भी नहीं मिलेगी। मिस्टर दिव्यांश रघुवंशी इस मामले में बहुत शरीफ है। उस लड़की ने लस्ट भरी नजरों से दिव्यांश रघुवंशी को देखकर कहा, अंडस्को, आदमी तब तक ही शरीफ होता है जब तक उसे अट्रैक्टिव बॉडी ना मिले। मैं भी देखती हूँ मिस्टर रघुवंशी मुझसे कैसे इंप्रेस नहीं होता। उस लड़की ने एक वेटर को बुलाया और एक ड्रिंक में ड्रग्स ऐड करके दिव्यांश की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंडस्को, ये ड्रिंक उस आदमी को दे आओ। उस वेटर ने दिव्यांश को देखकर कहा, अंडस्को, अगर उन्हें पता चल गया है तो मुझे जान से मरवा देंगे। मेरे बाल बच्चे हैं, मैं ये काम नहीं करूंगा। आप उनका ऑरा जानती नहीं है। किसी से प्यार से बात नहीं करते, 24 घंटे गुस्से में रहते हैं। मैं नहीं कर सकता मैडम, किसी और से कह दीजिए। वेटर की बात सुनकर मैनेजर हंसने लगा। मैनेजर ने कहा, अंडस्को, सब जानते हैं, तुम ही नहीं जानती, इसीलिए अपनी डिजायर को यही दबा लो। पॉसिबल ही नहीं है। ये कहकर वह लड़की ड्रिंक का गिलास लेकर दिव्यांश के पास चली गई। वो लड़की दिव्यांश और पैंथर के पास बैठने ही वाली थी कि पैंथर ने चेयर पर पैर मारकर कहा, अंडस्को, निकलो यहाँ से। जो सोच कर आए हो वह नहीं हो सकता। सर का गुस्सा बढ़ जाए उससे पहले ही 9-2-11 हो जाओ। उस लड़की ने पैंथर की बात को इग्नोर किया और दिव्यांश को देखकर कुछ बोलने वाली ही थी कि तभी दिव्यांश ने अपनी कड़कती हुई आवाज में चिल्लाकर कहा, अंडस्को, सुनाई कम देता है तुम्हें? जाओ यहाँ से। वो लड़की उस ड्रग वाले ग्लास को टेबल पर रखकर पैर पटक कर चली गई। दिव्यांश और पैंथर फिर से अपनी बात करने लगे। बात करते करते कब उस ड्रग वाले गिलास की ड्रिंक को होठों से लगाकर पी गया, दिव्यांश को पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद दिव्यांश का सिर भारी होने लगा। दिव्यांश ने पैंथर को कहा, अंडस्को, पैंथर, मुझे घर छोड़ दो, शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दिव्यांश के कहे मुताबिक पैंथर ने दिव्यांश मेंशन छोड़ दिया। दिव्यांश लड़खड़ाते कदमों से सीधा दृष्टि के पास गया। दृष्टि विंडो पर खड़ी हुई दिव्यांश का इंतजार कर रही थी। वह क्यों इंतजार करती थी दृष्टि भी नहीं जानती थी, लेकिन दिव्यांश जब उसके पास होता था तब उसे सुकून मिलता था, उसका खालीपन भर जाता था। जो काम दृष्टि ने मजबूरी में किया था वह धीरे धीरे मर्जी बनता जा रहा था। दिव्यांश ने दृष्टि को देखा तो उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। दिव्यांश ने पीछे से जाकर दृष्टि को गले लगा लिया। दिव्यांश के ऐसा करने से दृष्टि की दिल की धड़कनें बढ़ गई। दृष्टि के चेहरे पर शर्म साफ देखी जा सकती थी। दृष्टि ने कसकर आंखें बंद कर ली। दृष्टि इस वक्त बस दिव्यांश की खुशबू को महसूस करना चाहती थी। दिव्यांश ने आज दृष्टि को थोड़ा टाइट पकड़ा हुआ था, जैसे वह उसे छोड़ देगा तो दृष्टि भाग जाएगी। लेकिन उस पकड़ में भी बहुत प्यार था जिसे दृष्टि महसूस कर रही थी। दिव्यांश ने धीरे धीरे दृष्टि को अपनी तरफ घुमाया और उसे किस करने लगा। दृष्टि के हाथ भी दिव्यांश के कॉलर पर कस गए। दिव्यांश आज भी बहुत प्यार से दृष्टि को प्यार कर रहा था और दृष्टि को दिव्यांश की यही बात बहुत अच्छी लगती थी कि उसने कभी उसके साथ रूड बिहेव नहीं किया था। दृष्टि ये तो जानती थी कि उसका और दिव्यांश का कोई फ्यूचर नहीं है, फिर भी वह उस पल को एंजॉय कर रही थी। दृष्टि को लगता था कि इस पल के बाद उसे कभी ऐसा पल नसीब नहीं होगा, इसीलिए वो दिव्यांश की बाहों में पिघल जाती थी। अगले ही पल दिव्यांश ने दृष्टि को अपनी गोद में उठाया और बेड पर ले आया। दिव्यांश ने धीरे धीरे दृष्टि और अपने कपड़े रिमूव किए और दृष्टि में खो गया। उन दोनों के बीच इस वक्त सिर्फ प्यार था, वह प्यार जिसे ना दृष्टि समझ रही थी और ना ही दिव्यांश। दृष्टि को लगता था कि वह 1 दिन बाद दिव्यांश से दूर हो जाएगी और दिव्यांश को भी लगता था कि सिर्फ 1 दिन बाद वह अपने गिल्ट से आज़ाद हो जाएगा।
लेकिन अगर उन्हें अलग ही होना था तो कुदरत ने साथ ही क्यों लाती। दिव्यांश जितना दृष्टि से दूर जाने की सोचता उतना ही वह दृष्टि के करीब चला जाता। उन दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ चुकी थी, बस उन दोनों को समझना बाकी था। एक रात के लिए शौर्य चाहिए। अगले ही पल दिव्यांश ने दृष्टि को अपनी गोद में उठाया और बेड पर ले आया। दिव्यांश ने धीरे धीरे दृष्टि और अपने कपड़े रिमूव किए और दृष्टि में खो गया। उन दोनों के बीच इस वक्त सिर्फ प्यार था, वह प्यार जिसे ना दृष्टि समझ रही थी और ना ही दिव्यांश। दृष्टि को लगता था कि वह 1 दिन बाद दिव्यांश से दूर हो जाएगी और दिव्यांश को भी लगता था कि सिर्फ 1 दिन बाद वह अपने गिल्ट से आज़ाद हो जाएगा। लेकिन अगर उन्हें अलग ही होना था तो कुदरत ने साथ ही क्यों लाती। दिव्यांश जितना दृष्टि से दूर जाने की सोचता उतना ही वह दृष्टि के करीब चला जाता। उन दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ चुकी थी, बस उन दोनों को समझना बाकी था। अब आगे पुश्तैनी हवेली। हर्षवर्धन पूरी रात नहीं सोया, उसे बहुत ज्यादा काम था, इसलिए वो पीहू को गोद में लेटा कर ही पूरी रात काम करता रहा। करीब सुबह 5 बजे हर्षवर्धन के कानों में धीमी धीमी सी आवाज सुनाई पड़ी, जो शायद किसी भजन की थी। हर्षवर्धन ने ध्यान से सुना तो आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी, लेकिन इतनी तेज भी नहीं कि क्लियर सुनाई दे। हर्षवर्धन ना जाने क्यों उस आवाज की तरफ खींचा जा रहा था। सुबह बिल्कुल शांति थी, जिसकी वजह से वह आवाज हर्षवर्धन को सुनाई दे रखी थी। हर्षवर्धन ने अपनी चेयर से उठा, उसने पीहू को गोद में लिया और उस आवाज का पीछा करने लगा। हर्षवर्धन आवाज के पीछे पीछे कब हवेली से बाहर आ गया उसे भी पता नहीं चला। हर्षवर्धन आवाज का पीछा करता करता एक बहुत बड़े घर में चला गया, जो पुश्तैनी हवेली के सामने ही बना हुआ था। धीरे धीरे हर्षवर्धन को आवाज क्लियर सुनाई देने लगी। अच्युतम केशव कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी बल्लभम। 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 हर्षवर्धन ने काफी दिनों बाद कोई भजन सुना था। ना चाहते हुए भी हर्षवर्धन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। हर्षवर्धन उस मीठी सी आवाज में घुल रहा था। हर्षवर्धन धीरे धीरे उस बड़े से घर के आंगन में चला गया, जहां एक कोने में एक मंदिर बना हुआ था और एक लड़की जिसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने थे। उस लड़की ने एक सूट पहना था और दुपट्टा सिर पर लिया हुआ था। दिखने में वह लड़की 22-23 साल की ही होगी। वो लड़की मंदिर को साफ करती हुई गुनगुना रही थी। हर्षवर्धन तो उसकी आवाज में खो गया। हर्षवर्धन बहुत देर तक उस लड़की को देखता रहा, लेकिन हर्षवर्धन को उसकी पीठ ही दिखाई दे रही थी। वह लड़की बेसुध भजन गाते हुए मंदिर की सफाई कर रही थी। करीब 10 मिनट तक हर्षवर्धन भजन सुनता रहा। पीहू अब भी हर्षवर्धन की गोद में ही सो रही थी। उस लड़की ने मंदिर साफ किया, प्रतिमा के सामने हाथ जोड़े और जैसे ही पलटी हर्षवर्धन से टकरा गई। शिवाय मेंशन। रोज की तरह शिवाय बालकनी में कॉफी लेकर खड़ा था। उसकी नज़र शौर्य और आर्या पर ही थी। शौर्य पेड़ से टेक लगा कर बैठा बैठा सो रहा था और आर्या उसकी थाई पर सिर रखकर सो रही थी। शिवाय ने शौर्य को देखकर मन ही मन कहा, अंडस्को आज ये पुशअप नहीं करेगा। दिमाग ने हंसकर कहा, क्यों तुझे आज भी हारना। दिल ने कहा, अंडस्को शट अप। दिव्यांश मेंशन। दिव्यांश की आंख खुली तो उसने फिर से दृष्टि को देखा। दिव्यांश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। दिव्यांश ने मन में कहा, अंडस्को मैं जब भी इस लड़की से दूर जाना चाहता हूँ उसके करीब क्यों आ जाता हूँ, क्या हो जाता है मुझे। अचानक दिव्यांश को याद आया कि उसने कल रात ड्रिंक नहीं की थी, लेकिन जो गिलास वह लड़की रखकर गई थी उसने गलती से उसको पी लिया था। दिव्यांश को समझ आ गया कि उस ड्रिंक में कुछ मिला हुआ था, तभी वह अपने होश में नहीं था और दृष्टि के पास आ गया। दिव्यांश जल्दी से उठा और दृष्टि के कमरे से निकल गया। दिव्यांश सीधा जिम में गया। दिव्यांश ने बॉक्सिंग ग्लव्स पहने हुए थे। दिव्यांश लगातार पंचिंग बैग को हिट कर रहा था। दिव्यांश इस वक्त शर्टलेस था। दिव्यांश के शरीर से पसीना लगातार बह रहा था, लेकिन फिर भी दिव्यांश रुक नहीं रहा था। दिव्यांश लगातार पंचिंग बैग को मारे जा रहा था। दिव्यांश अपना गुस्सा उस पंचिंग बैग पर निकाल रहा था। दिव्यांश एक टाइम में बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका था। करीब 2 घंटा प्रैक्टिस करने के बाद दिव्यांश घुटने के बल गया और चिल्लाकर बोला, अंडस्को क्या कर रहा हूँ मैं उसके साथ, क्यों कर रहा हूँ मैं उसके साथ, ऐसा कैसे कर सकता हूँ। वो करीब आती है तो मुझे क्या हो जाता है, मैं खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता। दिव्यांश ने खुद को जैसे तैसे कंट्रोल किया, फिर रेडी होकर बिना नाश्ता किए ऑफिस चला गया। दूसरी तरफ वीरा और विराज आज दोनों हॉस्पिटल आ चुके थे। विराज का मन बिल्कुल भी हॉस्पिटल आने का नहीं था,
लेकिन वीरा के इतनी रिक्वेस्ट करने पर विराज हॉस्पिटल आ गया था। डॉक्टर ने विराज के सारे टेस्ट कर दिए थे। वीरा डॉक्टर से बात करने के लिए काफी एक्साइटेड थी। वीरा और विराज डॉक्टर के केबिन में वेट कर रहे थे। करीब 10 मिनट बाद एक 60 साल का डॉक्टर केबिन में आया। डॉक्टर के हाथ में विराज की सारी रिपोर्ट थी। डॉक्टर ने चेयर पर बैठते हुए रिपोर्ट टेबल पर रखी और जैसे ही बोलने के लिए मुंह खोला, वीरा ने उसे चुप रहने का इशारा किया। डॉक्टर वीरा की इस हरकत को देखकर थोड़ा हैरान हो गया, लेकिन फिर भी उसने वीरा की बात मान ली। वीरा डॉक्टर को इशारों में कुछ कहना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर वीरा के इशारे समझ नहीं रहा था। डॉक्टर को जब समझ नहीं आया तो फिर से चेयर से उठकर बोला, अंडरस्को मिस्टर विराज रघुवंशी, मैं शायद एक रिपोर्ट भूल गया, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। डॉक्टर केबिन से बाहर चला गया। करीब 5 मिनट तक डॉक्टर केबिन में नहीं आया तो वीरा ने कहा, अंडरस्को सर, मैं डॉक्टर को देख कर आती हूँ, ऐसे तो हम लेट हो जाएंगे, हमारे पास इतना टाइम थोड़ी ना है कि हम पूरा दिन डॉक्टर का वेट करते रहे। इतना कहकर वीरा बिना विराज का जवाब सुने केबिन से बाहर चली गई। केबिन के बाहर डॉक्टर खड़ा था। डॉक्टर ने पूछा, अंडरस्को वीरा, तुमने मुझे चुप रहने का इशारा क्यों किया? वीरा ने कहा, अंडरस्को क्योंकि पहले मैं जानना चाहती हूँ विराज सर को प्रॉब्लम क्या है, उनकी रिपोर्ट में क्या आया है। डॉक्टर ने कहा, अंडरस्को वो चल नहीं सकते, वो कभी नहीं चल पाएंगे, उनकी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि उनके दोनों पैर सुन्न हो चुके हैं, उनके पैरों पर कुछ महसूस नहीं होता, और जब कुछ महसूस नहीं होता तो वह कैसे सकते हैं? वीरा ने उदास होकर पूछा, अंडरस्को डॉक्टर, क्या इस बीमारी का इलाज नहीं है? क्या सच में सर कभी ठीक नहीं चल पाएंगे? कोई तो सलूशन होगा। डॉक्टर ने कहा, अंडरस्को बेटा, एक सलूशन है इच्छा शक्ति। अगर विराज ये बात मान ले कि वह ठीक हो सकता है तो वह चल सकता है। अगर विराज कोशिश करे तो वह ठीक हो सकता है, लेकिन वह कोशिश ही नहीं करता। वह मान चुका है कि वह कभी ठीक नहीं होगा, वह अपनी उम्मीद को मार चुका है। अगर यह उम्मीद दोबारा जग जाए तो फिर विराज ठीक होने के चांसेस है, वरना उस पर दवाएं असर नहीं करेगी। लेकिन अगर वह अपनी इच्छा शक्ति के चलते खुद को मजबूत कर ले तो दवाएं उस पर असर करेगी। वीरा ने कुछ सोचकर डॉक्टर को कुछ समझा दिया। वीरा ने कहा, अंडरस्को सर, मैं अंदर जा रही हूँ, जैसा मैंने आपसे कहा है आप वैसा ही विराज सर के सामने बोलना। डॉक्टर वीरा की बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, अंडरस्को हो सकता है बेटा कि तुम्हारे ऐसा करने से विराज के अंदर इच्छा शक्ति जाग जाए। वीरा केबिन के अंदर चली गई और विराज के पास जाकर बैठ गई। वीरा ने कहा, अंडरस्को अरे सर, आपको पता है डॉक्टर को बहुत जोर की सुसु आई थी, वह सुसु करने चले गए, इसलिए लेट हो गए, आते ही होंगे। वीरा की बात सुनकर विराज के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वीरा ने कहा, अंडरस्को हंस क्यों रहे हो सर, सुसु तो सभी करते हैं, सुसु के साथ पॉटी भी करते हैं, ये तो ह्यूमन नेचर है, इसमें हंसने वाली क्या बात है? अब विराज की हंसी और तेज हो गई। विराज ने पहली बार इतनी अटपटी सी बात सुनी थी। थोड़ी देर में डॉक्टर केबिन में वापस आया और फिर विराज की तरफ की देखकर बोला, अंडरस्को मिस्टर रघुवंशी, आप ऐसे ही हंसते रहिए, आपकी रिपोर्ट काफी हद तक ठीक है, अगर आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहेंगे तो आप ठीक हो सकते हैं, 20% चांसेस है आपकी ठीक होने के। ये सुनते ही विराज की आंखें बड़ी हो गई। विराज ने हैरानी से पूछा, अंडरस्को क्या कह रहे हैं डॉक्टर? 6 महीने पहले आया था तो आप ही ने कहा था कि मैं चल नहीं सकता, अब आप कह रहे हैं कि 20% चांसेस है, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा, अंडरस्को मिस्टर विराज रघुवंशी, मैं जिस उम्र में हूँ उस उम्र में मजाक नहीं करता, पिछली बार आए थे तब भी सच बोला था और अब भी सच ही बोल रहा हूँ, अगर तुम मेडिसिन टाइम पर लो तो तुम्हारे पैर जल्दी ठीक हो सकते हैं। पता नहीं क्यों विराज को डॉक्टर की बात अच्छी तो लग रही थी, लेकिन डॉक्टर की बातों पर यकीन नहीं था। वीरा विराज के दिल की हालत समझ रही थी, उसने झट से कहा, अंडरस्को डॉक्टर, आप मुझे मेडिसिन, टैबलेट, दवाएं जो कुछ भी है सब दे दीजिए, मैं सब विराज सर को टाइम से खिला दूंगी, और ये बताए अब हमें दोबारा कब आना है? डॉक्टर ने एक पेपर पर कुछ मेडिसिन लिख दी और वीरा को पकड़ते हुए कहा, अंडरस्को वीरा, नेक्स्ट मंथ आना है, नेक्स्ट मंथ में दोबारा से विराज के टेस्ट करूंगा ताकि मुझे पता चल जाए कि 20% से कितना % बढ़ गया है। वीरा ने डॉक्टर से पर्ची ले ली और बोली, अंडरस्को ओके डॉक्टर, अब हम चलते हैं, अगले महीने आएंगे। इतना कहकर वीरा अपनी चेयर से खड़ी हुई और विराज की व्हीलचेयर घुमाकर डॉक्टर के केबिन से बाहर आ गई। वीरा ने चलते चलते कहा, अंडरस्को देखा सर, मेरे पैर कितने शुभ हैं, मैं आपके घर में आए और आपके 20% चांसेस बढ़ गए, अब देखना इस 20% को मैं कैसे 100% करती हूँ।
विराज के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन उसने वीरा को कुछ नहीं कहा। दोनों मेंशन वापस आ गए। शिवाय मेंशन। शिवाय फोन पर बात कर रहा था। शिवाय ने कहा, मिस डेजी, समझने की कोशिश कीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इंडिया में ये सब नहीं होता। डेजी ने कहा, मिस्टर शिवाय, इंडिया में क्या होता है और क्या नहीं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे एक रात के लिए शौर्य चाहिए। सोच लीजिए, अगर शौर्य को आपने मेरे पास भेज दिया तो आपको इस प्रोजेक्ट में बहुत प्रॉफिट होगा, वरना इस प्रोजेक्ट को छीनने में मुझे सेकंड भी नहीं लगेगा। शिवाय ने गुस्से में कहा, रघुवंशी परिवार ऐसा कुछ नहीं करता। डेजी ने हंसकर कहा, रघुवंशी परिवार सिर्फ लड़कियों की इज्जत करता है और मैं आपसे लड़का मांग रही हूँ, शौर्य को दे दीजिए। शौर्य की परफेक्ट बॉडी मुझे पसंद है, एक रात की बात है, उसके बाद तुम्हारा शौर्य तुम्हारे पास। मैं इंडिया से चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले एक बार शौर्य को टेस्ट करना चाहती हूँ। शिवाय ने कहा, वह नहीं मानेगा, वह कभी नहीं मानेगा। जानती हूँ, नहीं मानेगा, तभी मैंने आपसे कहा है। ऑफिस में देखकर ही समझ गई थी कि वह ऐसा वैसा लड़का नहीं है और यही अदा मुझे उसकी भा गई। मिस्टर शिवाय, आपके पास टाइम नहीं है, कल मैं ऑस्ट्रेलिया वापस आ रही हूँ, उससे पहले ही मुझे शौर्य अपने होटल में चाहिए, वरना इस प्रोजेक्ट में लगा हुआ आपका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। डेजी ने हंसकर कहा, रघुवंशी परिवार सिर्फ लड़कियों की इज्जत करता है और मैं आपसे लड़का मांग रही हूँ, शौर्य को दे दीजिए। शौर्य की परफेक्ट बॉडी मुझे पसंद है, एक रात की बात है, उसके बाद तुम्हारा शौर्य तुम्हारे पास। मैं इंडिया से चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले एक बार शौर्य को टेस्ट करना चाहती हूँ। शिवाय ने कहा, वह नहीं मानेगा, वह कभी नहीं मानेगा। जानती हूँ, नहीं मानेगा, तभी मैंने आपसे कहा है। ऑफिस में देखकर ही समझ गई थी कि वह ऐसा वैसा लड़का नहीं है और यही अदा मुझे उसकी भा गई। मिस्टर शिवाय, आपके पास टाइम नहीं है, कल मैं ऑस्ट्रेलिया वापस आ रही हूँ, उससे पहले ही मुझे शौर्य अपने होटल में चाहिए, वरना इस प्रोजेक्ट में लगा हुआ आपका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। अब आगे। शिवाय ने गुस्से में फोन कट कर दिया। शिवाय इस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन में था, क्योंकि वह जानता था शौर्य ऐसा कुछ नहीं करेगा, वह इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगा। शिवाय के दिल ने हंसते हुए कहा, लड़कियां तो लड़कियां, अब तो लड़के भी सेफ नहीं। देखा नहीं था कैसे भूखी शेरनी की तरह शौर्य को निहार रही थी। दिमाग ने कहा, सोच क्या रहा है शिवाय, कल तो तुझे शौर्य को आजाद करना ही है, आज उससे ये काम करवा ले, तेरा प्रोजेक्ट बच जाएगा। दिल ने फिर से हंसते हुए कहा, शिवाय, वह मर जाएगा लेकिन ऐसा काम नहीं करेगा। तू जानता है उसे बचपन से, जानता है किसी लड़की के करीब नहीं गया, अचानक से तू उसे डेजी के करीब जाने के लिए कहेगा तो तुझ पर भड़क जाएगा। रहने दे, शेर को इतना भी परेशान नहीं करना चाहिए कि वह घायल होकर तुझ पर अटैक कर दे। दिमाग ने कहा, शिवाय रघुवंशी नाम है तेरा और शिवाय रघुवंशी से कोई नहीं टकरा सकता, खुद उसका दोस्त भी नहीं। तुझे शौर्य को डेजी के पास भेजना ही होगा, वरना डेजी इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लेगी। शिवाय ने चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों चुप हो जाओ, वरना जुबान खींच लूंगा। खून पी के रखा हुआ है मेरा, मुझे कुछ सोचने दो। पुश्तैनी हवेली। हर्षवर्धन उस लड़की को देख रहा था। वह लड़की बेसुध मंदिर साफ करती हुई गुनगुना रही। उस लड़की ने मंदिर में हाथ जोड़े और पलट गई। जैसे ही वह लड़की पलटी, हर्षवर्धन से टकरा गई। हर्षवर्धन की गोद में पीहू थी। हर्षवर्धन ने एक हाथ से पीहू को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से उस लड़की को, जो हर्षवर्धन से टकराने की वजह से गिर सकती थी। हर्षवर्धन और उस लड़की की नज़र एक दूसरे से मिली। उस लड़की ने जल्दी से अपनी नज़रें नीचे कर ली, लेकिन हर्षवर्धन की नज़र उसके चेहरे पर भी टिक गई। वह लड़की बहुत सुंदर थी, मोटी मोटी आंखें, भारी पलके, गोरा रंग, मीडियम साइज के होठ। उस लड़की की आंखों में एक खालीपन था, चेहरे पर एक अजीब सा डर, ओवरलोड मासूमियत। हर्षवर्धन का एक हाथ उस लड़की की कमर पर था। उस लड़की ने कुछ कहा नहीं, बस वो हर्षवर्धन की बाहों से निकलना चाहती थी और इसीलिए वह छटपटाने लगे। हर्षवर्धन ने नोटिस नहीं किया कि वह लड़की उसकी बाहों से निकलना चाहती है। वह तो बस कुछ सेकंड के लिए उस लड़की की खूबसूरत चेहरे में खो गया। तभी उस घर के आंगन में 75 साल का बूढ़ा आदमी, जिसने कुर्ता पजामा पहना हुआ था, वह आया। उस बूढ़े आदमी ने हर्षवर्धन को देखा तो मुस्कुराकर पूछा, रघुवंशी साहब, आप यहाँ? अब जाकर हर्षवर्धन का ध्यान उस लड़की से हटा और उस बूढ़े आदमी कर गया। हर्षवर्धन ने उस लड़की को छोड़ दिया। लड़की ने जल्दी से अपना दुपट्टा संभाला और वहां से आंगन की दूसरी तरफ चली गई। हर्षवर्धन ने उस बूढ़े आदमी को देखकर कहा, हाँ चौधरी साहब, बस ऐसे ही भजन की आवाज सुनी तो आ गया।
आपकी बेटी काफी अच्छा भजन गाती है। चौधरी साहब ने कहा, अंडस्को, यह मेरी बेटी नहीं है, मेरे पोते की विधवा है। हर्षवर्धन को चौधरी साहब की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ। हर्षवर्धन ने इस वक्त चौधरी साहब से कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा। उसने सोचा कि वह हवेली में काका से पूछ लेगा, काका तो यही रहते हैं, इस लड़की के बारे में सब कुछ जानते होंगे। हर्षवर्धन अपने ही ख्यालों में था कि पीहू जग गई, जिनने अपनी आंखों को रब करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग डैड। हर्षवर्धन ने पीहू के गाल पर किस किया और बोला, अंडस्को, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। हर्षवर्धन वहां से जाने लगा तो चौधरी साहब ने हर्षवर्धन को रोकते हुए कहा, अंडस्को, कहाँ जा रहे हैं रघुवंशी साहब, अब आ ही गए हैं तो नाश्ता करके जाए, फिर दोबारा आप जैसी हस्ती के साथ नाश्ता करने का मौका कहाँ मिलेगा। हर्षवर्धन ने मुस्कुरा कर कहा, अंडस्को, चौधरी साहब, मैं तो बस भजन सुनकर आ गया था, नाश्ता करने किसी और दिन जाऊंगा। चौधरी साहब ने रोकते हुए कहा, अंडस्को, अरे रघुवंशी साहब, पिछले कई सालों से इस हवेली को देख रहा हूँ, आज तक कोई इस घर की चौखट पर नहीं आया, अब आप आए हैं तो जाने का बहाना ढूंढ रहे हैं, रुक जाए। चौधरी साहब के इतना कहने पर हर्षवर्धन मना नहीं कर पाया और आंगन पड़े सोफे पर बैठ गया। पीहू थोड़ी देर हर्षवर्धन की गोद में बैठी रही, फिर थोड़ी देर बाद बोली, डैड, पीहू खेली खेली करेगी। हर्षवर्धन ने पीहू के माथे को चूम कर कहा, अंडस्को, जाओ खेलो, ज्यादा दूर मत जाना, यही आसपास रहना। पीहू ने हाँ में गर्दन हिलाई। पीहू सीधा उस लड़की के पास गई जो लड़की आंगन की दूसरी तरफ गाय भैंसों को चारा डाल रही थी। पीहू ने पहली बार गाय भैंस देखी थी, इसीलिए वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। पीहू ताली बजा बजाकर उस लड़की के साथ गाय भैंस को चारा डाल रही थी। हर्षवर्धन बात तो चौधरी साहब से कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान उस लड़की और पीहू पर ही था। हर्षवर्धन ने नोटिस किया कि पीहू उस लड़की के साथ काफी घुल मिल रही है। पीहू ज्यादातर हर्षवर्धन की गोद में ही रहती थी, किसी से बात करना मिलना जुलना पीहू को पसंद नहीं था, लेकिन पीहू उस लड़की के साथ काफी बातें कर रही थी और हंस हंसकर उसे हर बात का जवाब दे रही थी, लेकिन वह लड़की बिल्कुल भी नहीं हंस रही थी। थोड़ी देर बाद पीहू उस लड़की के पास से भागकर हर्षवर्धन के पास आने लगी, पर रास्ते में गिर गई। उस लड़की ने जल्दी से पीहू को गोद में उठा लिया, उसके कपड़े झाड़ने लगी। पीहू के घुटने में थोड़ी सी चोट लग गई। उस लड़की ने अपना दुपट्टा लिया और पीहू के पैर को साफ करने लगी। तभी पीछे से एक 55 साल की औरत की आवाज आए, अंडस्को, बस कर डायन, अब तो छोड़ दे इसे, इस बच्ची पर तेरा काला साया पड़ेगा तो इस बच्ची को भी कुछ हो जाएगा। ये सुनते ही उस लड़की ने पीहू को गोद में से उतार दिया। तब तक हर्षवर्धन पीहू के पास आ गया था। हर्षवर्धन ने पीहू को गोद में लेकर का कहा, अंडस्को, माँ जी, कैसी बातें कर रही है, आज के टाइम में भी आप इन बातों पर यकीन करती हैं। उस औरत ने गुस्से में कहा, अंडस्को, तुम नहीं जानते बेटा, जिस दिन ये लड़की मेरे बेटे से शादी करके इस घर में आई थी, उसी दिन में मेरे बेटे को खा गई। तब से लेकर अब तक इस घर में नागिन की तरह कुंडली मारकर बैठी है, इस घर से जाने का नाम ही नहीं लेती। 10 बार घर से निकाल चुकी हूँ, लेकिन बेशर्म की तरह गेट पर ही बैठी रहती है। पता नहीं डायन से हमें कब छुटकारा मिलेगा। हर्षवर्धन ने उस औरत के साथ बहस करना ठीक नहीं समझा, लेकिन उसने बड़ी हैरानी से चौधरी साहब को देखा, जैसे कह रहा हो, आपके घर में लड़कियों की ऐसे इज्जत की जाती है। चौधरी साहब ने हर्षवर्धन को देखा तो उसकी नजरें झुक गई। चौधरी साहब ने अपने बेटे की बहू को देखकर कहा, अंडस्को, बस करो बहू, बहुत हुआ, कम से कम देखा तो करो घर में कोई मेहमान आया है। उस औरत ने कहा, अंडस्को, क्यों देखो बाबूजी, क्या गलत कह रही हूँ, जब से यह को अपशगुनी हमारे घर आए हैं, तब से हमारा घर बर्बाद हो गया। हर्षवर्धन ने चौधरी साहब की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, चौधरी साहब, फिर कभी आऊंगा। इतना कहकर हर्षवर्धन जाने लगा। हर्षवर्धन गेट तक ही पहुंचा था कि उसने पलटकर उस लड़की को देखा जो गर्दन झुकाए हुए रो रही थी और उसकी सास उसे ना जाने कितने गंदे गंदे शब्द बोल रही थी। शिवाय मेंशन। काफी सोच विचार करने के बाद भी शिवाय को समझ नहीं आ रहा था कि वह शौर्य को डेजी के पास कैसे भेजे। अगर शिवाय उसे डेजी के पास नहीं भेजेगा तो उसके प्रोजेक्ट में लगे सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। शिवाय ना सोचा कि वह चाचू से हेल्प ले लेगा, लेकिन अगले ही पल शिवाय के मन में आया कि अगर चाचू को ये सब पता चलेगा तो चाचू तो उसी की क्लास ले लेंगे, इसलिए उसने चाचू से हेल्प लेने की इच्छा को छोड़ दिया। शिवाय हो कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर उसने अचानक खुद से कहा, अंडस्को, शौर्य को डेजी के पास तो जाना ही होगा, मैं इतना बड़ा लॉस नहीं सह सकता। अगले ही पल शिवाय के चेहरे पर हंसी आ गई। वैसे भी साला बड़ा वर्जन बना घूमता है, आज इसकी इज्जत डेजी के हाथों बर्बाद हो जाएगी। शाम का वक्त हो गया था।
शिवाय गार्डन में आया जहां शौर्य खाना बनाने की तैयारी कर रहा था। शिवाय ने शौर्य को देखकर कहा, शौर्य तुझे खाना बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए एक काम है, तू वह कर दे, उसके बाद मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को आज़ाद कर दूंगा। शौर्य शिवाय को बचपन से जानता था, उसे पता था कि शिवाय कोई छोटा मोटा काम तो उसे कहेगा नहीं, कुछ ऐसा कहेगा जो शायद शौर्य से ना हो पाए। लेकिन शौर्य के पास शिवाय की बात मानने के अलावा सेकंड ऑप्शन नहीं था। शिवाय ने कहा, सोच क्या रहा है, बोल, यह आखिरी काम है, उसके बाद मैं तुझे और तेरी बहन को छोड़ दूंगा। शौर्य ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, बोल क्या काम है। शिवाय अपना गला साफ करते हुए बोला, ऐसे नहीं, पहले वादा कर, जो काम कहूंगा वह तुझे करना होगा। शौर्य को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। वादा नहीं करता, पर कोशिश करूंगा कि तुम जो कहा है मैं वह काम कर दूं, शौर्य ने शिवाय का जवाब देते हुए कहा। शिवाय ने एटीट्यूड के साथ कहा, काम तो तुझे करना होगा, चाहे तेरी इच्छा हो या ना हो, अगर तू खुशी से मान जाएगा तो ठीक है, वरना मुझे मजबूर करना आता है। शौर्य ने वक्त हाथ बांधकर कहा, तू काम बता। शिवाय के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने शौर्य को देखकर कहा, तुझे डेज़ी एक रात के लिए मांग रही है। ये सुनते ही शौर्य के हाथ में जो चाकू था जिससे वह सब्जियां काट रहा था, वह चाकू हाथ से छूट गया और शिवाय को हंसी आ गई। शौर्य ने अगले ही पल गुस्से में कहा, तूने मुझे समझ क्या रखा है, क्या हूं मैं, तुझे ये सब बोलते हुए शर्म नहीं आती, तू इतना गिर गया, तू कहेगा और मैं उस प्यासी औरत की प्यास बुझाने चला जाऊंगा, दिमाग खराब हो गया तेरा, जा यहाँ से। शौर्य को गुस्सा करता हुआ देख शिवाय की तो हंसी रुक नहीं रही थी। शिवाय जितना हंसता, शौर्य का गुस्सा उतना बढ़ता। शिवाय ने जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, साले गुस्सा क्यों कर रहा है, तू ही तो उसे देखकर स्माइल पास कर रहा था, अब उसे तू चाहिए तो मैं क्या करूं। कल वह ऑस्ट्रेलिया वापस चली जाएगी, उससे पहले ही वह तुझे चखना चाहती है, तो जाकर थोड़ा सा तू भी खा ले और वह भी खा लेगी, दोनों का पेट भर जाएगा और मेरा प्रोजेक्ट बच जाएगा। शौर्य ने चाकू उठाया और सब्जी काटते हुए कहा, चल वे, भाग यहाँ से, तेरी बकवास सुनने के अलावा भी मेरे पास बहुत काम है, तेरी बहन का इलाज कर देता हूँ। शिवाय जितना हंसता, शौर्य का गुस्सा उतना बढ़ता। शिवाय ने जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, साले गुस्सा क्यों कर रहा है, तू ही तो उसे देखकर स्माइल पास कर रहा था, अब उसे तू चाहिए तो मैं क्या करूं। कल वह ऑस्ट्रेलिया वापस चली जाएगी, उससे पहले ही वह तुझे चखना चाहती है, तो जाकर थोड़ा सा तू भी खा ले और वह भी खा लेगी, दोनों का पेट भर जाएगा और मेरा प्रोजेक्ट बच जाएगा। शौर्य ने चाकू उठाया और सब्जी काटते हुए कहा, चल वे, भाग यहाँ से, तेरी बकवास सुनने के अलावा भी मेरे पास बहुत काम है, अब आगे। शिवाय ने शौर्य को समझाते हुए कहा, क्या काम है, ये सब्जी बनाना, यह कोई काम हुआ, ये तो मैं तुझे टॉर्चर करने के लिए करवाता हूँ, असली काम तो यही है कि तू डेज़ी के पास चला जा और अपनी इज्जत का फालूदा करवा लूं, निकल यहाँ से, शौर्य ने जवाब देते हुए कहा। शिवाय ने फिर कहा, तू कौन सा कमसिन कली है कि तुझे दर्द होगा। शौर्य ने टमाटर प्याज धोते हुए कहा, कमसिन कली तो तू भी नहीं है, तू चला जा, राजवीर को भेज दे, तेरे तो कितने सारे बॉडीगार्ड हैं, किसी को भी भेज दे, मुझे ही क्यों भेज रहा है, यह कोई तरीका नहीं है बदला लेने का, मेरी भी कोई इज्जत है। ओ इज्जतदार आदमी, चला जा, मैंने उसे हर ऑप्शन देकर देख लिया, लेकिन उसे तू ही चाहिए, तेरे पीछे ही पागल है। जब वह तुझे ऑफिस में देखकर हंस रही थी, मैं तभी समझ गया कि आज चाकू खरबूजे पर गिरने वाला है, और देख चाकू तैयार है कि कब खरबूजा आए। शिवाय ने चप्पल का बाइक लेते हुए कहा। शौर्य ने इस बार शिवाय को चाकू दिखाकर पॉइंट करते हुए कहा, शिवाय मेरा दिमाग खराब मत कर, तू ऑलरेडी मेरे साथ बहुत कुछ गलत कर चुका है, तू अच्छे से जानता है अगर मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो मैं गुस्से में क्या क्या कर दूंगा, मुझे खुद भी पता, मेरा दिमाग मत खराब कर, अब यहाँ से, आज का दिन और है, उसके बाद तेरे वादे के मुताबिक तू मुझे और मेरी बहन को आज़ाद करेगा। शिवाय ये तो समझ गया था कि शौर्य नहीं मानेगा। शिवाय ने शौर्य को मजबूर करने की सोची। शिवाय की नज़र आर्या पर पड़ी जो मटर छील रही थी। शिवाय ने बिना कुछ सोचे समझे आर्या का हाथ पकड़ा और झटके से खींचकर कंधे पर उठा लिया। शौर्य कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही शिवाय के गार्ड्स ने शौर्य को पकड़ लिया। आर्या कंटिन्यू शिवाय के कंधे पर मार रही थी, लेकिन उसके नाजुक से हाथ शिवाय के कंधे को मसाज देने का काम कर रहे शिवाय ने अगले ही पल मुस्कुराकर कहा, हाँ छुई मुई ऐसे ही मारती रहो, अच्छा लग रहा है।
शौर्य ने गुस्से में कहा, अंडस्को, शिवाय दिन ब दिन गिरता जा रहा है, तू इतनी घटिया हरकत करने लगा है। मुझे यकीन नहीं आता कि मैंने कभी तेरे जैसे घटिया इंसान के साथ दोस्ती की थी, जो अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकता है। छोड़ दे मेरी बहन को, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं सच कहता हूँ शिवाय, जिस दिन शौर्य तेरी मजबूरी से आज़ाद हुआ, तुझसे हर बात का बदला लेगा। शिवाय ने अब भी आर्या को कंधे से नहीं उतारा और शौर्य को पॉइंट करके बोला, अंडस्को, तब की तब देखेंगे, अभी फिलहाल तू मेरा काम कर, या तो अपनी इज्जत बचा ले या अपनी बहन की। शौर्य ने गुस्से में कहा, अंडस्को, छोड़ दे मेरी बहन को, बीमार है वह, छोड़ दे, मत कर इतनी घटिया हरकत। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, अंडस्को, तेरी बहन बीमार है ना, तो आज मैं तेरी बहन का इलाज कर देता हूँ, फिर तेरी बहन ठीक हो जाएगी। शिवाय, तू अपनी हरकतों पर पछताएगा, उस वक्त मैं भी तुझे माफ नहीं करूंगा, शौर्य ने दांत पीसते हुए कहा। शिवाय ने फिर पूछा, अंडस्को, तो क्या सोचा है तूने? ले जाऊं तेरी बहन को ऊपर? शौर्य ने कोई जवाब नहीं दिया। शौर्य की आंख से आंसू गिर गया। शौर्य अपने आप को बहुत ज्यादा बेबस महसूस कर रहा था। शिवाय ने जब देखा कि शौर्य से जवाब नहीं दे रहा है तो वह आर्या को लेकर विला के अंदर जाने लगा। शौर्य ने चिल्लाकर कहा, अंडस्को, मैं तैयार हूं, मैं चला जाऊंगा डेजी के पास, छोड़ दे मेरी बहन को। शिवाय ने मुस्कुराकर आर्या को नीचे उतार दिया और उसकी कमर पर एक हाथ रखकर खुद से सटाकर कहा, अंडस्को, तुम्हें पता है छुई मुई, तुम्हारा भाई तुम्हें बहुत प्यार करता है। देखो कैसे तुम्हें बचाने के लिए खुद कुर्बान होने जा रहा है। तुम्हारे भाई को कैसे कंट्रोल करना है मुझे अच्छे से पता है। देखो जब मैं प्यार से बोल रहा था तो कितने नखरे कर रहा था, मैंने जरा सी सख्ती दिखाई तो कैसे मान गया। शौर्य ने कड़वी हंसी के साथ कहा, अंडस्को, तू मेरा फायदा उठा रहा है, उठा ले, आज का दिन और है, उसके बाद यकीन मान तू अपने किए पर पछताएगा, माफी मांगेगा, लेकिन मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। वह दिन कभी नहीं आएगा जब मैं तुझसे माफी मांगूंगा। इतना कहकर शिवाय ने आर्या को झटके से छोड़ दिया। आर्या गिर जाती उससे पहले ही राजवीर ने उसे पकड़ लिया। राजवीर गुस्से में शिवाय को बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह भी शिवाय के सामने मजबूर था। शिवाय मेंशन में जाता हुआ बोला, अंडस्को, रात को 7 बजे कपड़े भिजवा दूंगा, अच्छे से नहा धोकर तैयार हो जाना। शिवाय फिर मुस्कुराकर वहां से चला गया। शौर्य ने मन ही मन कहा, अंडस्को, तूने अपना टैलेंट बहुत दिखा लिया शिवाय, अब तू मेरा टैलेंट देखेगा। मैं भी देखता हूँ डेजी के पास तू जाता है कि मैं। तुझे बहुत शौक है ना डेजी जैसी चीप औरत की डिमांड पूरी करने का। देखता हूँ डेजी की डिमांड तू पूरी करता है कि मैं। अगर मैं बर्बाद हुआ तो आबाद तो तुझे भी नहीं रहने दूंगा। पुश्तैनी हवेली। हर्षवर्धन जब से चौधरी साहब के घर से आया था तब से ही उसके दिमाग में उस लड़की की तस्वीर घूम रही थी। हर्षवर्धन थोड़ी देर सोना चाहता था लेकिन सो नहीं पाया। हर्षवर्धन आंखें बंद करता तो उस लड़की का चेहरा दिखाई देता। हर्षवर्धन आंखें खोलता तो उस लड़की का गाया हुआ भजन उसके कानों में सुनाई देने लगता है। हर्षवर्धन पूरी तरह बेचैन हो चुका था। ऐसा नहीं था कि हर्षवर्धन को उससे प्यार हो गया था, लेकिन उस लड़की के बारे में जानने की इच्छा जरूर करने लगा। करीब 2 घंटे बेड पर बेचैन रहने के बाद हर्षवर्धन हवेली की रसोई में गया, जहां काका काम कर रहे थे। हर्षवर्धन ने पूछा, काका पीहू कहाँ है? काका ने कहा, अंडस्को, वह तो सोफे पर बैठी हुई ड्राइंग बना रही है। हर्षवर्धन ने सोफे की तरफ देखा तो पीहू वहीं बैठी थी। काका ने कहा, अंडस्को, क्या बात है बेटा, आज सोए नहीं? हर्षवर्धन ने कहा, अंडस्को, कुछ नहीं काका, बेचैनी सी हो रही है। रात रात भर सोते नहीं हो तो बेचैन तो होंगे ही। भला इतना काम करने के लिए किसने कहा है? थोड़ा शरीर को आराम भी देना चाहिए, काका ने समझाते हुए कहा। हर्षवर्धन ने कहा, अंडस्को, वह बात नहीं है काका, ऐसे तो मैं कई रातें जागकर काम कर चुका हूँ। तो क्या बात है बेटा? अगर मुझे बताकर तुम्हारे दिल को तसल्ली मिलती है तो तुम मुझे बता सकते हो। हर्षवर्धन ने हंसकर कहा, अंडस्को, काका बता तो दूंगा, लेकिन वादा कीजिए कि इसका मतलब नहीं निकालेंगे। समझ लीजिए अपनी बेचैनी कम करने के लिए आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ बेटा पूछो, काका ने हर्षवर्धन को कॉफी पकड़ते हुए कहा। हर्षवर्धन ने कॉफी की सिप लेकर कहा, अंडस्को, आज सुबह मेरे कानों में एक भजन की आवाज सुनाई दी। मैं उसकी तरफ खींचा चला गया और चौधरी साहब के घर पहुंच गया। वहां मैंने एक लड़की देखी जो शायद चौधरी साहब के पोते की विधवा है। उसने सफेद रंग का सूट सलवार पहना हुआ था, सर पर दुपट्टा ले रखा था। लड़की देखने में बहुत मासूम और प्यारी थी, लेकिन उसके घरवाले उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते। आप मुझे उस लड़की के बारे में बता सकते हैं? ना चाहते हुए भी हर्षवर्धन की बात सुनकर काका के चेहरे पर एक स्माइल आ गई।
इस्माइल को देखकर हर्षवर्धन ने थोड़ा सा शर्माते हुए कहा, अंडस्को काका, मैंने कहा था कि बातों का मतलब मत निकालना, लेकिन फिर भी आपने निकाल दिया। मैं बस उस लड़की के बारे में जानना चाहता हूँ। काका ने हंसकर कहा, अंडस्को मैंने कोई मतलब नहीं निकाला बेटा, मैं तो बस ऐसे ही मुस्कुरा रहा हूँ, क्योंकि पहली बार तुम्हारे मुंह से किसी लड़की के बारे में सुन रहा हूँ। पहली बार तुमने किसी लड़की में दिलचस्पी दिखाई है, वरना तुम्हारे डिवोर्स के बाद तो तुम्हें लड़की जात से ही नफरत हो गई है। हर्षवर्धन के चेहरे पर हल्की सी चमक थी। हर्षवर्धन ने फिर पूछा, अंडस्को तो बताए ना काका, कौन है वह लड़की? क्या नाम है उसका और उसके पति की डेथ कब हुई और उसके ससुराल वाले उसे इतना टॉर्चर क्यों करते हैं? काका ने किचन को साफ करते हुए कहा, अंडस्को क्या बताए बेटा, माँ बाप का साया तो उस लड़की के सर से बचपन में ही उठ गया था और ससुराल वाले भी कुछ खास लगाव नहीं करते। हर्षवर्धन काका की बातें ध्यान से सुन रहा था। हर्षवर्धन ने फिर पूछा, काका ये लड़की अपने घर क्यों नहीं जाती? काका ने फ्रिज में से सब्जियां निकालकर काटते हुए कहा, अंडस्को बेटा शुरू से बताते हैं इस लड़की के बारे में। इस लड़की का नाम हीर है। हीर जब पैदा हुई थी उसकी माँ की मौत तभी हो गई थी, इसीलिए पूरा परिवार हीर को अभागन कहने लगा। हीर के पिता भी ज्यादा दारू पीते थे, तो एक दिन पिता भी चल बसे। हीर उस वक्त 5 साल की थी। हीर के सिर से माता और पिता दोनों का साया उठ गया। चाचा चाची ने हीर को पाल तो लिया, लेकिन हर वक्त ताना देते थे, उसे घर का काम करवाते थे। बेचारी का बचपन बहुत दुख से गुजरा। चौधरी साहब हीर के दादाजी के दोस्त थे। हीर के दादाजी को हीर की हमेशा फिक्र लगी रहती। एक बार चौधरी साहब हीर के दादाजी से मिलने उनके गांव गए। उन्हें हीर पसंद आ गई तो चौधरी साहब ने हीर की शादी अपने पोते सुंदर के साथ कर दी। हीर उस वक्त 16 साल की थी, स्कूल भी पास नहीं हुआ था उसका, बेचारी पढ़ी लिखी भी कम थी। सुंदर कहाँ का अच्छा लड़का था, बहुत दारू पीता था, दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता था, लड़कियों को छोड़ता था, काम धंधा कुछ करता नहीं था। चौधरी साहब ने भी बड़ी चालाकी से अपना बिगड़ा हुआ पोता ब्याह दिया। जिस दिन दोनों की शादी हुई और सुंदर हीर को लेकर घर आया, उस दिन ठाकुर साहब के लोगों ने आकर सुंदर को गोलियों से भून दिया। हर्षवर्धन ने कॉफी का कप साइड में रखा और हैरानी से पूछा, अंडस्को ठाकुर साहब ने सुंदर को क्यों मरवाया? काका बोले, अंडस्को सुंदर एक नंबर का बिगड़ा हुआ था। सुना है 20 लाख रुपए ठाकुर साहब से उधार लिए हुए थे, जिन्हें वह चुका नहीं पा रहा था। ठाकुर साहब ने कितनी बार घर आकर धमकी दी थी कि अगर वह पैसे नहीं देगा तो जान से मार देगा, लेकिन सुंदर और चौधरी साहब के काम में तो जूं भी नहीं रेंगी। नतीजा ये हुआ, जिस दिन हीर ने पहला कदम उस घर में रखा, सुंदर की मौत हो गई। बेचारी हीर कुछ घंटे भी लाल जोड़ा न पहन पाए और सफेद रंग उसके नसीब में लिखा गया। तब से लेकर आज तक 7 साल हो गए हैं बेटा, 7 साल। 7 साल से हीर के ससुराल वालों ने हीर को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। 7 साल से तो मैं देख रहा हूँ, मैंने आज तक हीर को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। गुलाम की तरह बस काम करती रहती है, सारे घर का काम करती है, फिर भी उसके ससुराल वाले उससे खुश नहीं रहते। बेचारी बीमार होती है तो काढ़ा बनाकर पी लेती है, कोई उसे दवाई नहीं दिलाता। बीमारी में भी घर का सारा काम करती है, कोई उस पर तरस नहीं खाता।